गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शुभ भोर, शुभ प्रभात। ठीक है, ओके, शुभ प्रभात। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हमारा लूसेंट सीरीज का सेकंड लेक्चर है। ओके, तो लूसेंट सीरीज के हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था जो हमारा इंडिया का इंट्रो था, क्योंकि आप जानते हैं अगर इंडिया की हम ज्योग्राफी पढ़ें या इंडिया की हम पॉलिटी पढ़ें, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या इंडिया का हिस्ट्री पढ़ें, ओके, तो आप जानते हैं पहले इंडिया का एक बेसिक परिचय होना जरूरी है ऐतिहासिक दृष्टि से, कि पहले हमारा जो इंडिया था उसका पहले नाम क्या रहा है। तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारे देश का नाम भारत पड़ा, किस तरीके से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, इसके अलावा इंडिया आपने जानते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आर्यवर्त, ब्रह्मवर्त और भारतवर्ष, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, चलिए अब आज हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग लूसेंट की सीरीज कर रहे हैं तो पहला हमारा पोर्शन क्या है, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, ये हम जो लूसेंट सीरीज कवर कर रहे हैं बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल नॉलेज कवर होगा। ओके, जीएस कवर नहीं होगा। मैं आपको लूसेंट सीरीज पढ़ा रहा हूं तो लूसेंट में ही जो डाटा है उसी को मैं एनहांस करके पढ़ाऊंगा, उसको स्टोरी की तरह पढ़ाऊंगा। ओके, आप ये मत समझिए कि हिस्ट्री का हम लोग जनरल स्टडीज कवर कर रहे हैं, नहीं, ये आपका जीके का पोर्शन कवर हो रहा है। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर आपका जीके अच्छे तरीके से क्लियर आपका हो जाता है तो यकीन मानना आपका बहुत अच्छा बेस बन जाएगा, जीएस के लिए भी बन जाएगा और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपका बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम लोग यहाँ पर सेकंड हमारा ये लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है इसका। ठीक है, आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो लूसेंट में दिया गया है कि भैया हिस्ट्री जो है उसको हम कितने पार्ट में बांटते हैं, उस पार्ट को हम लोग कवर करेंगे। फिर हिस्ट्री के जानने के यहाँ पे सोर्स होते हैं, उन सोर्स के बारे में हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए, तो इसके टाइप क्या हैं, हिस्ट्री के टाइप हम कितने भागों में हिस्ट्री को बांटते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। इतना तो आपको पता है हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें पास्ट या अतीत की घटनाओं को हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना होता है, मतलब इसमें क्रोनोलॉजी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको एक कालखंड जो है वो कई लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप लोग मान के चलिए कि हमारे यहाँ पर इतिहास लेखन का जो काम किया जाता है वो एक्चुअल में ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। और ब्रिटेन में कौन से धर्म को फॉलो किया जाता है, तो कैथोलिक धर्म को फॉलो किया जाता है, अर्थात ईसाई धर्म को फॉलो किया जाता है। और आप जानते हो प्रत्येक धर्म के जो लोग होते हैं वो अपने अपने ईस्ट को हमेशा क्या रखते हैं, एक मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु पर रखते हैं, और उन्हीं के ही आसपास हम देखेंगे पूरी जिंदगी का निर्धारण जो होता है वो उन्हीं के माध्यम से वो लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भी आप जानते हैं, हमारे यहाँ पर रामनवमी मनाते हैं तो वही भी एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी भी एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, क्योंकि वो हम सीधे अपने ईस्ट से उसको जोड़ लेते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ईसा मसीह को फॉलो करते हैं। इसी वजह से आप जानते हैं वो अपने जितने भी समय का निर्धारण करते हैं वो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसी के संदर्भ में आपका बीसी आता है और यहाँ पर एडी आता है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आपको होतेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री का जो है काल निर्धारण की अगर हम बात करें, क्या करें यहाँ पर हम काल निर्धारण की अगर हम बात करें तो आपको इसमें दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वीसी और यहाँ पर एडी। इसे ध्यान रखना, इसे ईसा पूर्व भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, और इसे ईसा पश्चात बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, ईसा पश्चात बोलते हैं। ठीक है, मतलब ईसा के बाद। अब इसका मतलब क्या जरा समझना, ये देखो यहाँ पर ये जो बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जो ईसा के पूर्व, इसका मतलब यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को, ईसा मसीह के जन्म को इसका आधार मान लिया गया है। क्या माना गया है, ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर आधार मान लिया गया है। ओके,
तो जैसे ही आप जानते हैं ईसा मसीह का जन्म जो है उसे 1 AD माना गया है, उसे शुरुआत माना गया है 1 AD। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर इसको आप ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर आप पहले 0 मानिए, ये मानिए के काल में 0। ठीक है, और 0 के आप जानते हैं इधर साइड आप आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट चलता है, और इधर साइड जाएंगे तो क्या पॉजिटिव पॉइंट चलता है। तो आप जानते हैं जैसे जैसे आप यहाँ पर पीछे जाते जाएंगे तो नेगेटिव होते जाएगा। जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि भैया ए होता हमारा मूल बिंदु 0, इधर होता है आपका एक्स एक्सेस, इधर होता है माइनस का एक्स एक्सेस। तो इधर जितनी भी संख्याएं चलती हैं वो बढ़ते क्रम में चलती हैं, +1 +2 +3 +4, इधर चलती है -1 -2 -3, इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पर मूल बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ अभी मान लीजिए पहले दिन उनका जन्म हुआ था, तो उसको मान लेते हैं मूल बिंदु। अब उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ईसा मसीह, उस तरीके से तिथि क्या होगी आगे बढ़ते जाएगी। और उसके पहले का टाइम अगर हम बोलेंगे कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके 1 साल पहले क्या था, तो आप बोलेंगे 1 BC था। ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उसके 2 साल पहले क्या था, तो ईसा मसीह के 2 साल पहले मतलब जन्म के BC बोलेंगे। तो जितना भी ईसा मसीह के समय के पहले की जितनी भी घटनाएं होती हैं और कितने साल के पहले होती हैं, उसी के आधार पर इसका निर्धारण कर लिया जाता है। तो अगर मैं बोलूँगा ईसा मसीह के 10 साल पहले एक घटना होती है तो हम इसे बोलेंगे 10 BC। अगर बोलूँगा ईसा मसीह के जन्म के 20 साल पहले घटना होती है तो आप बोलेंगे यहाँ पर 20 BC। अगर आप बोलेंगे ईसा मसीह के 1000 साल पहले घटना होती है तो आप बोलेंगे यहाँ पर 1000 BC। ईसा मसीह के जन्म के यहाँ पर 2500 साल पहले घटना होती है तो आप बोलेंगे 2500 BC। ओके, अब आप जानते हैं जब आप इतनी दूर से जब वर्तमान की तरफ जाएंगे तो पहले 2500 BC के बारे में समझेंगे, फिर यहाँ 1000 BC के बारे में जानेंगे, यहाँ पर भी 20 BC के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ पर 10 BC के बारे में जानेंगे। तो पता यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वर्तमान की तरफ बढ़ रहे हो ये नंबर आपको घटते हुए दिखाई देगा बच्चों। ये क्या होगा, नंबर आपको घटते हुए दिखाई देगा। तो 1000 BC जो है बहुत पुराना समय है। अगर मैं 800 BC का बात करूं तो उससे बाद का समय है। अगर 500 BC की बात करूं तो और उसके बाद का समय है। 200 BC की बात करूं तो और उसके बाद का समय है। 10 BC की बात करूं तो इसका और बाद का समय है। और इसके बाद बोलूंगा 1 AD, ईसा मसीह के जन्म के 1 साल बाद। बोलूंगा 10 AD, इसका मतलब यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद। तो यहाँ पर देखो अगर मैंने बोला 10 AD, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद कौन सी घटना होती है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ 200 AD, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के क्या होता है यहाँ पर बाद के समय में क्या होता है 200 AD होगा। फिर आप जानते 400 AD, 500 AD, ऐसे करके करते आप क्या करिए यहाँ पर बढ़ते जाइए। जैसे ही आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पर जिस तरीके से आप बढ़ रहे हैं 200 के बाद 400 आ रहा है, 400 के बाद यहाँ पर 600 आ रहा है, इसके बाद यहाँ 1000 आ रहा है। तो आप जानते हैं ये बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा बढ़ते जाएगा। जबकि ये वाला वर्तमान की तरफ जाएगा तो ये घटते जाएगा। ये 2500 BC, फिर 1000 BC, फिर 20 BC, फिर 10 BC। लेकिन यहाँ पर 10 AD, यहाँ 200 AD, यहाँ 400 AD, यहाँ 600 AD, यहाँ 1000 AD। तो आप जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जितनी घटनाएं पुराने होते जाएंगी और पुराने होते जाएंगी, उनमें और ज़्यादा डिजिट में BC लगते जाएगा। और जैसे ही ईसा मसीह के जन्म के पास में घटनाएं आते जाएंगी उनमें जो है डिजिट है वो घटते जाएगा। लेकिन AD की बात हम करें तो जैसे जैसे हम वर्तमान की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पर AD आपका बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा बच्चों कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो 2300 BC में अस्तित्व में आती है, क्या आती है 2300 BC में अस्तित्व में आती है। और जो हमारा ऋग्वेदिक काल है वो 1500 BC से शुरू होता है। इसका मतलब बच्चों ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना वो ईसा मसीह के जन्म के 2300 साल पहले हुआ था। और यहाँ पर ऋग्वेदिक काल की शुरुआत जो है वो ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले हुआ था। तो मुझे बताओ कौन सी घटना, ठीक है, कौन सी घटना पहले हुई थी बताइए। ठीक है, क्या यहाँ पर कौन सी घटना यहाँ पर पहले हुई थी,
तो याद रखना सिंधु घाटी की सभ्यता पहले घटित हुई थी, उसके बाद आप जानते हैं ऋग्वेदिक सभ्यता घटी थी। अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा 600 BC, इसका मतलब जो महाजनपद काल है वो इसके बाद आता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये आप जानते हो इसके बाद ए घटित हुआ, इसके बाद ए घटित हुआ, ठीक है। लेकिन मैं उल्टे की बात करूं कि मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण तौर पे 600 AD के समय की बात करता हूं, ठीक है, यहाँ पर 1500 AD की बात करता हूं, और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ वर्तमान में 2023 की बात करता हूं, तो इसमें क्या अंतर है? तो आप जानते हो 600 AD का मतलब कि क्या है, ये आपके ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद की घटना है। और आज वर्तमान में देखोगे तो आज आपका चल रहा है कितना, 2000, और इसके 600 AD मतलब आज से 1400 साल पहले की घटना ही है, ठीक है। और उसी तरीके से 1500 AD की बात करोगे तो आज से क्या है, ये 500 साल पहले की घटना है, और ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल बाद की घटना है। अगर हम 2023 की बात करें तो बोलेंगे वर्तमान की घटना है, और ईसा मसीह के जन्म के 2023 साल बाद की घटना है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलो, तो इस तरीके से आप लोगों को एडी और बीसी में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से हम बीसी में चलेंगे तो बीसी जिस तरीके से क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, इसका मतलब हम वर्तमान की तरफ आ रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये घटते जाएगा इसका मतलब हम क्या करेंगे, वर्तमान की तरफ आ रही है। तो बच्चों वर्तमान की तरफ अगर आपको बढ़ना है तो ये बीसी में क्या करना पड़ेगा, आपको घटाते जाना है, घटाते जाना है, घटाते जाना है, ओके। और एडी के बाद आपके देखेंगे बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो ये आप वर्तमान की यात्रा में आ जाएंगे। इसीलिए जब इतिहास का हम यहाँ पर क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, इतिहास का जब हम क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर बीसी से शुरुआत करते हुए हम एडी की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बीसी क्या होते जाएगा, यहाँ पर घटते जाएगा। बीसी क्या होता है, यहाँ पर घटते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास का क्या होता है, अतीत की घटनाओं को, इस अतीत से लेकर हमें आना है वर्तमान तक। बच्चों क्या था यहाँ पर, अतीत से लेकर वर्तमान तक जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना होता है। उन्हें क्या करना होता है, हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है। तो अतीत की जो घटनाएं हुई हैं उनको हम वर्तमान तक क्या करेंगे, क्रम से पढ़ेंगे, वही हमारा इतिहास है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ईसा मसीह के जन्म को बीच का मान ली हमने, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया, इसे हमने बीच का पॉइंट मान लिया। और जो बीसी है वो क्या होते जाएगा, जैसे आप इधर जाते जाएंगे वर्तमान की ओर तो ये घटते जाएगा। और एडी जो है बच्चों यहाँ पर ये बढ़ते जाता है, अर्थात इंक्रीज होते जाता है। ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए। ये वाली बात, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना ज्ञान आपको होना चाहिए कि इतिहास जो है बच्चों पास्ट मतलब अतीत से होने वाली, अतीत से लेकर वर्तमान तक, क्या है बच्चों, अतीत से लेके वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वही कहलाता है इतिहास, ओके। और आप देखेंगे उसी तरीके से अगर हम यहाँ कालखंड की बात करेंगे तो पहले आपको बीसी देखना पड़ेगा, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। तो ये बीसी क्या होते जाएगा, वर्तमान की यात्रा में घटते जाता है, और एडी जो है वर्तमान की घटनाओं में बढ़ते जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है आपको हमेशा, तब आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, तो ये हमारा ये एडी और बीसी का जो लफड़ा है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण। यहाँ पर इतिहास को हम कालखंड के अनुसार, इतिहास को क्या करेंगे हम यहाँ पर कालक्रम के अनुसार, कि कौन सी घटना कब घटित हुई है उसको जानने के क्या सोर्स हैं। तो इतिहास कालक्रम के जानने के सोर्स के आधार पर, जानने के स्रोत के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, क्या बात करेंगे बच्चे, इतिहास का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हिस्ट्री का, वो है आपका क्रोनोलॉजी के बेस पर तो कर रहे हैं, साथ में उस क्रोनोलॉजी में कौन सी घटना घटित हुई है और उसके जानने के क्या सोर्सेस हैं, इसके आधार पर
इतिहास को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इतिहास को हम यहाँ पर मुख्यतः पहले 3 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर 3 भागों में हम इतिहास को बांटते हैं। ठीक है, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। क्या होता है? एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसे बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसको? प्राक ऐतिहासिक काल, जैसे बोलते हैं प्रागे ऐतिहासिक काल। ओके, और इसके बाद होता है आपका क्या, एक सॉरी ये प्री होगा, क्या होगा ये प्री, सॉरी ये होगा आपका प्री होगा, इसे बोलते हैं क्या प्री, ये होगा आपका क्या प्री हिस्ट्री। ओके, हाँ, इसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री। इसे कहा जाता है आद ऐतिहासिक काल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? आद ऐतिहासिक काल। क्लियर है बात? और तीसरा जो पार्ट होता है ये कहलाता है यहां पर हिस्ट्री, मतलब ये इतिहास, या बोलेंगे हमें इसको ऐतिहासिक काल। ये होगा आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलो, तो आप जानते हैं यहां पर इसे हिस्टोरिकल पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 टाइप के हैं। अब इसका आधार क्या है जरा समझना। नाम से स्पष्ट है प्री हिस्ट्री, और हिस्ट्री को बेटा यहाँ पर हिस्ट्री अगर हम बोल रहे हैं तो हिस्ट्री को मैंने क्या बोला कि भैया आपको अतीत से लेकर वर्तमान तक जाना है। हिस्ट्री का मतलब क्या करना है आपको? पास्ट मतलब अतीत, जो पास्ट में हुआ है वो अतीत है, और आपको वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, तो अतीत से लेकर वर्तमान तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका हमें क्या करना है? क्रमबद्ध अध्ययन करना है, अर्थात उसका हमें क्रोनोलॉजिकल स्टडी, आपका मतलब क्रोनोलॉजिकल स्टडी आपको करना है। तो अतीत से लेकर वर्तमान तक जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इतना तो हमें पता है कि भैया हमारी जो पृथ्वी है, समझना, हमारी जो पृथ्वी है वो बनी, इतना भी सबको पता है। और आप जानते हैं इसमें हमने क्या किया, यूरेनियम डेटिंग मेथड से इसका एज भी निकाल लिया, और माना जाता है 4.6 अरब वर्ष ये हमारी पुरानी पृथ्वी है, मतलब इसका हमने एज भी डिफाइन कर लिया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये पृथ्वी तो 4.6 अरब वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ है, लेकिन मनुष्य का निर्माण कब हुआ, मनुष्य का जन्म कब हुआ है? तो फिर हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने जो जीवाश्म है, ठीक है ना, मनुष्यों के जो जीवाश्म मिले हैं उसमें कंकाल जो मिले हैं उनके आधार पर हमने क्या किया है, कार्बन डेटिंग मेथड से और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड से हमने उसकी आयु का पता लगाया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। एक बात देखो, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ पुराना मिल जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा है, ठीक है, मतलब ऐसा पदार्थ है जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, जिसमें जीव का अंश रहा हो, और आप जानते हैं जीव में अंश होगा, इसका मतलब वहां पर कार्बन होगा, क्योंकि पूरा जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसका मतलब आप जानते हैं अगर कहीं हमारा जीवाश्म मिला, इसका मतलब वहां पर कार्बन है। तो जीवाश्म की जो आयु है वो कार्बन 14 मेथड, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, इस कार्बन डेटिंग मेथड से हम आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कार्बन नहीं मिलता है, वहां पर कंकाल मिलता है, कंकाल, तो कंकाल आप जानते हैं इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो यहां पर एक मेथड इस्तेमाल आती है, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, ESRM। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? अब ये आपका लूसेंट में नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लूसेंट के डाटा को भी इन्हांस कर रहा हूं, तो जो जो चीजें आपके लिए जरूरी मैं वो आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, अब ये जानने की आवश्यकता आपको नहीं है कि ये क्या होती है, बस आपको मेथड का नाम याद रखना है। ठीक है, जब आप जीएस पढ़ते हैं तब मैं जीएस में आपको इस मेथड को भी बताता हूँ, इस मेथड को भी डिटेल से बताता हूँ, अपने को भी यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कंकाल की आयु, जैसे आपने देखा होगा किसी का मर्डर हो जाता है
कोई गुमशुदगी हो जाती किसी की और फिर बाद में उसका कंकाल मिलता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये कितने साल पुराना कंकाल है, कब का मरा हुआ है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब आदि मानव की भी हम लोगों ने जब स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना, तो आदि मानव की जब हमने स्टडी किया हुआ है तो किस आधार पर किया हुआ है, वो एक्चुअल में उनके हमें कंकाल मिले हुए, खुदाई के दौरान उनके कंकाल मिले हुए हैं, और उसी कंकाल का जब आयु डिसाइड किया गया तब पता चला कि इतने लाख साल पहले का कंकाल है, इतने हजार साल पहले का कंकाल है। तो इसके आधार पर हमने देखा कि हाँ, ये उस समय मनुष्य इस तरीके से रहा होगा। और आप जानते हैं कंकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज स्टडी करी जाती है बच्चों, ध्यान रखना, जब हम इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन पढ़ते हैं, मानव का किस तरीके से विकास हुआ है, तो आप जानते हैं कि माना जाता है कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है, उत्पत्ति कैसे हुई, बंदरों से हुई है, कपी से हुई है, ठीक है, ओरंगटन, गोरिल्ला, अलग अलग नाम है इनके। तो आप जानते हैं वो तो चारों पैरों से चलते हैं, वो तो 4 पैरों से चलते हैं। तो आप जानते हैं 4 पैर से हम किस तरीके से 2 पैर में चलना सीख लिए। ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो किसकी वजह से होगा, ये हमारी होगी रीढ़ की हड्डी की वजह से। तो आप जानते हैं अगर हम यहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, मानव का विकास पढ़ेंगे, तो हमें कंकाल में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी देखनी पड़ती है। ये रीढ़ की हड्डी बच्चों, ये निशानी है हमारे जीवन की, हमारे इतिहास की निशानी है कि किस तरीके से मनुष्य ने 4 पैरों से चलकर 2 पैरों में चलना सीख लिया। तो ये पूरा इवैल्यूएशन है बच्चों। तो आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी की यहाँ पर स्टडी की जाती है, ठीक है। उसी आधार पर आप जानते हैं दूसरी स्टडी होती है यहाँ पर कपाल की। कपाल मतलब आपका ये वाला हिस्सा, स्कल पूरा, ठीक है, इसका पूरा स्टडी किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इसका आकार जो था पहले छोटा था। जब हम बंदरों के रूप में थे तो इसका जो क्यूबिक था, मतलब आयतन था, वो कितना था आपका 400 से लेके 450 क्यूबिक मीटर, सॉरी यह सेंटीमीटर था, कितना था, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब घन सेंटीमीटर था। तो हमारा जो पूरा जो आयतन है इसका सिर का, वो मात्र पहले कितना था, 400 से लेकर 450 घन सेंटीमीटर तक, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं आज वर्तमान में ये 1200 से ऊपर पहुंच गया है, ठीक है, मतलब 1000, किसी का 1000 होता है, किसी का 1100, किसी का 1200, तो 1000-1200 की रेंज में हमारा अभी वर्तमान में होता है। अब सोचिए किस तरीके से, जब 400 450 था तो उस समय उसी के अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है, तो मस्तिष्क का आकार भी क्या था, छोटा था। जिस तरीके से कंकाल का ये पूरा हिस्सा हमारा खोपड़ी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, हमारे मस्तिष्क ने भी क्या लिया, आकार लेते गए आकार लेते गए, आकार बढ़ते गया, और इसकी वजह से आप जानते हैं हमारा दिमाग विकसित हुआ, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं इन दोनों को करते हैं, कपाल की स्टडी करते हैं और रीढ़ की हड्डी की स्टडी करते हैं। तो जितना भी आप अगर प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक कल पढ़ेंगे ना, तो इस समय का जितना भी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे उसका बेसिस क्या है, यही है कि भैया कंकाल मिला हुआ है, या फिर उस समय के लोग किस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो पूरा जो स्टोन एज हम यहाँ पर इसे कवर करते हैं। ओके, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा समझिए हिस्ट्री का हमने जो 3 विभाजन किया हुआ है, इसके जानने के क्या सोर्स हैं, आदि ऐतिहासिक काल में जानने के क्या सोर्स हैं और ऐतिहासिक काल में जानने के क्या सोर्स हैं, इसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसे प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, इसका क्या आधार है। नाम से स्पष्ट है प्री हिस्ट्री, और हिस्ट्री का आधार होता है सोर्स। हिस्ट्री का आधार क्या होता है, सोर्स। और सोर्स में हम किसे शामिल करेंगे, हम यहां पर शामिल करेंगे क्या, साहित्य। साहित्य मतलब उस समय भाषा का भी लोगों को ज्ञान होगा, साथ में लिपि का भी ज्ञान होगा। मतलब अगर हम साहित्य के आधार पर स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय का कोई ना कोई साहित्य हमें मिला हुआ है, तो निश्चित तौर पर उस समय भाषा की भी यहाँ पर आविष्कार हो चुका था और लिखने वाली लिपि का भी यहाँ पर आविष्कार हो चुका था, ठीक है। स्रोत के आधार पर हम यहाँ पर फिर आप साहित्य को भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे। एक होते हैं धार्मिक साहित्य होते हैं और दूसरे ऐतिहासिक साहित्य होते हैं। तो धार्मिक साहित्यों का कितना महत्व इतिहास को जानने में, वो भी हम लोग देखते हैं, और ऐतिहासिक जो सोर्स रहे हैं, ऐतिहासिक साहित्य रहे हैं, उनका क्या योगदान होता है इतिहास को जानने में। जैसे हम बात करेंगे वैदिक धर्म में वेद होते हैं, पुराण होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वेदांग होते हैं, स्मृतियाँ होती हैं, उपवेद होते हैं,
इन सब के आधार पर अगर हम हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे तो हम बोलेंगे कि भैया हमने क्या किया है, यहाँ पर धार्मिक साहित्यों के बेस पर हमने क्या किया, स्टडी का मतलब हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। और मान लीजिए अगर हम ऐतिहासिक कोई हमारे ग्रंथ मिल जाते हैं जिसमें हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, पाणिनि का अष्टाध्यायी की बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें हम गार्गी का कात्यायन सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आप पतंजलि का महाभाष्य पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिससे इतिहास का हमें क्रोनोलॉजिकल देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, ये पोर्शन समझ में आएगा तभी आगे हिस्ट्री पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्राग ऐतिहासिक काल, आपके आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल समझ नहीं आता है। फिर ऐतिहासिक काल का भी तीन डिवीजन, ये तीन डिवाइन हम यहाँ पर करते हैं, डिवाइड करते हैं इसका। इसमें आपका प्राचीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत होता है और आधुनिक भारत होता है। वो भी समझ नहीं आता कि हमने इसका विभाजन किया तो क्यों किया, किस आधार पर किया, वो आज आपको समझ में आएगा। तो हिस्ट्री फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सोर्स में हम क्या करते हैं, साहित्य, जिसमें हम भाषा लिपि का ज्ञान हमें होता है। ये साहित्य धार्मिक प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, ये जो साहित्य हैं वो धार्मिक भी हो सकते हैं और साथ में ये ऐतिहासिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोर्स में हम लोग यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो विदेशी यात्री लोग रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन काल से लेके आधुनिक भारत तक हमारे यहाँ पर विदेश से क्या करते थे, यात्री आया करते थे। और विदेशी यात्रियों का विवरण हमें क्या करता है, उस समय की जानकारी हमें देता है कि भारत में क्या कैसा चल रहा था। आगे पढ़ाऊंगा सोर्स में डिटेल से। एक होता है आपका क्या यहाँ पर पुरातात्विक सोर्स, मतलब यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं इसके आधार पर भी हम इतिहास को जानते हैं। पुरातात्विक सोर्स में मतलब पुरानी जितनी भी चीजें हैं, हमें क्या है, पुराने समय में यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, भली वो आपके औजार हो या हमारा कंकाली हो, ठीक है, या फिर हमारे जीवन पद्धति में जहां हम रह रहे थे वहां आश्रय स्थल हो, जैसे भीमबेटका आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, आपने ओलंदा की गुफा देखा होगा। तो ये सब क्या है, ये उनके आश्रय स्थल हैं। तो इनके आश्रय स्थल के आधार पर भी क्या करते हैं, हम स्टडी कर लेते हैं, वो भी हमारे पुरातात्विक साक्ष्य है। उस समय इंसान जिस तरीके के औजारों का इस्तेमाल करता था, स्टोन एज में देखेंगे बच्चों तो जितने भी औजार थे वो पत्थर के बने हुए थे। तो उन औजारों का क्या करते हैं, आयु भी डिसाइड कर लेते हैं। आप जानते हैं पोटेशियम ऑर्गन मेथड से पत्थर की आयु का पता लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं जो औजार पहले इस्तेमाल हुए थे, ठीक है ना, जब आदि मानव थे और औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, तो उनकी आयु का भी निर्धारण कर लिया गया है। तो उससे पता चलता था कि इस समय मनुष्य क्या करता था, इस प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल औजारों के रूप में करता था। तो फिर आप जानते हैं अलग अलग समय में अलग अलग औजारों का इस्तेमाल हुआ, तो उनकी क्वालिटी में भी चेंजेस देखने को मिला, उनके साइज में भी चेंजेस देखने को मिला, और साथ ही साथ उनके आकार और उनके स्वरूप में परिवर्तन देखने को भी मिला। उस आधार पर हमने पूरा क्या किया, स्टोन एज को कवर कर लिया। तो अब आप जानते हैं ऐसा इतिहास जिसमें हमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक सोर्स के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उस इतिहास के कालखंड को जानते हैं। केवल और केवल कौन सा बच्चों, पुरातात्विक सोर्स। मतलब आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब ये होता है कि उस समय की जो भी चीजें हमें मिल रही हैं। क्या बोल रहे हैं आप, साउंड नहीं आ रहा है सर, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चेक कर लेता हूं। हेलो हेलो, आ रहा है? आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत होगी, आप देख लीजिए। ठीक है, चलो। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमें ऐसे, हम इतिहास के कालखंड की बात करते हैं जिसमें लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसका मतलब वहां पर कोई भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था, कोई लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब भाषा के माध्यम से लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने विचारों को, अभी अपनी व्यक्ति को आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना, कि भाई मैं जो बोलना चाहता हूं उसको वो प्रकट करते हैं। ओके, लिपि मतलब उसे क्या करते हैं, वो लिखते हैं। क्या करते हैं, वो लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर भाषा का आविष्कार हो गया हो, लिपि का आविष्कार हो गया हो,
तो फिर हमें क्या होता है, इतिहास को लिखने के लिए या उससे संबंधित चीज़ों को लिखने के लिए हमारे पास एक बेस बन जाता है कि भैया हमें लिख सकते हैं। अब जब मान लो आपको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, ना आपको भाषा का ज्ञान था, ना आपको लिपि का ज्ञान था, ऐसी स्थिति में इस समय को इतिहास लेखन होगा क्या? इस समय इतिहास लेखन होगा क्या? नहीं होगा। जब इस समय इतिहास लेखन नहीं होगा तो इस समय के सोर्स क्या होंगे? केवल और केवल पुरातात्विक सोर्स रहेंगे। इस समय के जानने के जो सोर्स रहेंगे वो रहेंगे केवल पुरातात्विक सोर्स, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर हमें निर्भर रहना पड़ेगा। तो ओनली सिर्फ पुरातात्विक सोर्स के आधार पर ही जिस हिस्ट्री के पार्ट का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री, अर्थात प्रागे ऐतिहासिक काल। और इस काल में आप जानते हो ना कोई भाषा का आविष्कार हुआ था और न ही कोई लिपि का आविष्कार हुआ था। तो ध्यान रखना, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लोगों को ना ही भाषा का ज्ञान था न ही लिपि का ज्ञान था। जब भाषा ही नहीं थी, लिपि ही नहीं थी, तो इस समय के जानने के सोर्स में साहित्य का कोई योगदान होगा ही नहीं। तो उस समय के सोर्स को कैसे जानेंगे? वो जो सामान का इस्तेमाल करते थे उस समय, जिन आश्रय स्थलों का इस्तेमाल करते थे रहने के लिए, जिन वस्तुओं का वो इस्तेमाल करते थे अपने जीवन उपार्जन करने के लिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं गुफाओं का अध्ययन, यहाँ पर क्या हुआ? गुफाओं का अध्ययन किया गया। गुफाएं क्या होती थी बच्चों? यहाँ पर ये आश्रय स्थल के रूप में रहती थी, उनके शेल्टर हाउस के रूप में रहती थी। तो गुफाओं का यहाँ पर अध्ययन किया गया, उस समय पता चला कैसे लोग रहते थे। इसके अलावा उनके औजारों का अध्ययन किया गया, ठीक है, उनके क्या हुआ यहाँ पर औजारों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा उनके पास में जो भी चीजें मिली उस दौरान वो क्या क्या चीजें और एक्टिविटीज करते थे, तो उनके बारे में जो सोर्सेस मिले हुए जानकारी मिली है उनका कोई लिखित विवरण हमें देखने को नहीं मिला है। ओके, तो इनके आधार पर हम जो भी चीज जानते हैं बच्चों वो कहलाता है आपका पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। और पुरानी जितनी भी चीजें मिलेंगी, अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, पुराने जितनी भी चीजें मिलेंगी, भले आप देखेंगे शिलालेख हो, क्या हो यहाँ पर शिलालेख हो, तो शिलालेख भले आप बोलेंगे सर इसमें तो लिपि आ जाती है, भाषा आ जाती है, लेकिन इन्हें आप जानते हो पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत ही रखते हैं बच्चों, क्योंकि ये पुरानी चीजें हैं। जितनी भी पुरानी चीजें रहेंगी, जितनी भी पुरानी चीजें रहेंगी, अगर उसके आधार पर हम इतिहास को जान रहे हैं वो सारी की सारी पुरातात्विक सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स माने जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब कोई साहित्य मिल जाएगा, कोई ग्रंथ मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे वो साहित्य है, नहीं तो अदरवाइज आप क्या बोलेंगे? पूरा की पूरा वो क्या मिलेगा आपको? पुरातात्विक सोर्स है। क्लियर है? जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, अगर मान लीजिए मैं अकबर के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं अकबर के बारे में जानना चाहता हूँ, तो अकबर के जानने के क्या क्या सोर्सेस हैं? पहली बात, अकबर के बारे में लिखा गया, अकबरनामा में भी लिखा गया है कि अकबर के समय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। तो अकबरनामा क्या एक साहित्य हो गया, तो उसमें क्या हुआ? साहित्यिक सोर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, क्या वहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिलते हैं क्या? तो आपने लिखा कि भैया अकबरनामा, मान लो लिखा कि उसने क्या किया, यहाँ पर मोती मस्जिद का निर्माण कराया आगरा, मान लीजिए, तो मोती मस्जिद का निर्माण मान लो आगरा में कराया, तो भाई लिखा जरूर है कि मोती मस्जिद का निर्माण, एग्जाम्पल तरह बता रहा हूं आपको मैं, मोती मस्जिद का निर्माण उसने आगरा में कराया, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ वो आगरा में मोती मस्जिद मिलेगी क्या? अगर मिल जाएगी तो उस समय की वो रचना है, उस समय की क्या है, वो स्ट्रक्चर है, तो वो पुराना स्ट्रक्चर है। और जितने भी पुराने स्ट्रक्चर होते हैं, कोई भी हो, लाल किला हो, ताजमहल हो, हवा महल हो, कोई भी हो, अगर वो पुराना स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के बेस पर उस समय के इतिहास को हम जान रहे हैं, वो भी कहलाएगा बच्चों क्या? पुरातात्विक सोर्स कहलाएगा। मतलब ये मत समझो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रागे ऐतिहासिक काल, जब भाषा लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जितनी भी चीजें थी वो अकेले पुरातात्विक कहलाएंगी? नहीं नहीं, पुरातात्विक सोर्स वे कहलाते हैं जो पास्ट की चीजें से जुड़े हो, और उनसे क्या होता है, हमें उस समय का इतिहास जानने का एक सोर्स मिल जाता है, वो सारी कहलाएंगे क्या? पुरातात्विक सोर्स, ठीक है। तो आप जानते हैं मुगलों को भी जानने का सोर्स साहित्यिक सोर्स भी है और पुरातात्विक सोर्स भी है, क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत सारे स्मारकों का निर्माण कराया हुआ था, महलों का निर्माण कराया हुआ था। उसी तरीके से आप जानते हैं, अगर आप सल्तनत काल को देखोगे तो सल्तनत काल में भी बहुत सारे स्मारकों का निर्माण किया गया था। ओके,
तो आप जानते हो कुतुब मीनार जो है वह क्या है, एक पुरातात्विक सोर्स है, क्योंकि उस समय आप जानते हैं इल्तुतमिश ने जब इसका निर्माण करा था, पहले तो आप जानते हैं कुतुब ऐबक ने निर्माण कराया, फिर इल्तुतमिश ने कराया, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, वो तो आप जानते सब। लेकिन आप जरा समझिए कि यहाँ पर इस समय कुतुब मीनार जो है वो क्या है, पुरातात्विक सोर्स है, क्योंकि वो आपके सल्तनत काल की जानकारी दे रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ऐसी सारी वो पुरानी चीजें, ऐसी वे सभी पुरानी चीजें जो उस समय के इतिहास को जानने में मदद करती हैं, वो पुरातात्विक सोर्स कहलाते हैं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, प्री हिस्ट्री में हमें किससे जानकारी मिलती है, तो केवल और केवल यहाँ पर पुरातात्विक सोर्स के आधार पर यहाँ पर जानकारी मिलती है। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पुरातात्विक सोर्स में क्या आते हैं, कैसे आते हैं, उनमें इसमें आप सिक्कों का भी अध्ययन करेंगे, न्यूमिस्मेटिक में करेंगे, सिक्के कितने प्रकार के होते हैं, पंचमार्क, आहत सिक्के, सब पढ़ेंगे। अभी केवल हल्का सा ओवरव्यू आप ले लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल में जानने का जो सोर्स है वो केवल और केवल क्या बच्चों, यहाँ पर पुरातात्विक सोर्स है, अर्थात यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पर ही हम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको साहित्यिक सोर्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको साहित्यिक स्रोत देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक सोर्स होते हैं, क्योंकि उस समय भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लिपि का भी आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उस समय का कोई भी हमें साहित्यिक सोर्स नहीं मिला है। ऐसे कालखंड को हम बोलते हैं बच्चों प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या हम बोलेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, तो आप ये समझिए, ये आपको क्लियर यहाँ पर हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड या प्री हिस्ट्री, इसे शॉर्ट में हम बोल देते हैं। ठीक है, आप जरा समझना इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप जानते हैं पूरा की पूरा जो स्टोन एज है, पूरा की पूरा ध्यान रखना, जो स्टोन एज है, जब मनुष्यों ने क्या किया था, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, तो ये पूरा की पूरा जो है पाषाण काल, इस पाषाण काल को इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पाषाण काल हिस्ट्री का कौन से पोर्शन के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये प्री हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत आता है। ओके, इसके अलावा जानते हो पाषाण काल का मतलब है कि उस समय जो मनुष्य हुआ करते थे, उस समय जो मनुष्य हुआ करते जिन्हें हम आदि मानव कहते थे, आदि मतलब होते हैं पुराने। ओके, तो आप जानते हैं जो प्राचीन मानव हुआ करते थे, पुराने मानव हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए जो औजारों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो शिकार पर निर्भर हुआ करते थे, मांस का सेवन करते थे। और आप जानते हैं मांस कहाँ से मिलेगा, जानवरों से मिलेगा, तो जानवरों को वो मारते थे, उनके मांस को खाते थे। इसके अलावा कुछ यहाँ पर खुकार किस्म के भी जानवर हुआ करते थे, उनसे भी अपने आप को बचाना था। तो अपने सेफ्टी के लिए और शिकार के लिए, इन दोनों के लिए क्या करते थे वो लोग, औजारों के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। तो उसे कहा जाता था स्टोन एज या पाषाण काल। ठीक है, वो फिर पाषाण काल का हम अलग अलग क्लासिफिकेशन जब अलग पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं उसको। ठीक है ना, स्टोन एज किस में आएगा बच्चों, वो इसी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। दूसरा हम देखेंगे, जब मनुष्य ने देखा कि भैया धातु नाम की कोई चीज होती है, तो सबसे पहले किस धातु का आविष्कार होता है बच्चों, तो तांबे का आविष्कार होता है। ध्यान रखना, जिस तरीके से ब्रह्मांड में बनने वाला जो पहला एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसी तरीके से इस दुनिया में, भारत में हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी धातु की खोज हुई थी, तो याद रखना तांबे की खोज हुई थी। आदि मानव ने किसकी खोज की थी बच्चों, तांबे की खोज की थी। सोचिए आप, इतनी सारी धातुएं थी, लेकिन धातुएं तो मौजूद रही होंगी, उनके ओर्स तो मौजूद रहे होंगे, लेकिन सबसे पहले किसके बारे में जाना उन्होंने, तो याद रखना यहाँ पर तांबे के बारे में जाना, यहाँ पर कॉपर के बारे में उन्होंने जाना। इसीलिए यहाँ पर जो ताम्र और पत्थर, तांबा और पत्थर दोनों का साथ साथ वो इस्तेमाल करने लगे, तो उसे कहा जाता था ताम्र पाषाण काल। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, उसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ताम्र पाषाण काल को बोलते हैं चाल्को। चाल्को मतलब हो गया तांबा और लिथिक मतलब हो गया पत्थर, तो आप जानते हो ताम्र पाषाण काल, इसे बोलते हैं चाल्कोलिथिक एज। ठीक है, तो यहां पर पत्थरों के साथ साथ क्या होने लगा, तांबे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई।
अब इसके बाद आप जानते हैं लोगों ने क्या किया, तांबे के साथ साथ अब यहाँ पर टिन का भी आविष्कार कर लिया और तांबा और टिन दोनों को मिला के यहाँ पर ब्रॉन्ज एलॉय बना लिया गया, यहाँ पर कांसा मिश्र धातु बना दिया गया। लेकिन कांसे मिश्र धातु बनाते समय आप देखेंगे एक कालखंड आपको चेंज होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से धातु की आविष्कार आगे बढ़ते जाएगा, इनके दिमाग का भी आकार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से आदि मानव से क्या बन जाता है, आधुनिक मानव बन जाता है, होमोसेपियंस बन जाता है। तो आप जानते हैं जो नवपाषाण काल देखेंगे तो यहाँ पर नवपाषाण काल में भी लोग क्या करते हैं, खेती का भी अभी जानते हो पक्का, खेती की भी यहाँ पर क्या होने लगा, बढ़िया अच्छे से करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग अच्छे खासे डेवलप हो चुके थे। अब उन्हें क्या करना था, समूह में भी रहने लगे थे, समूह में भी रहने लगे थे, खेती भी करने लगे थे, पशुपालन भी करने लगे थे, धातु का भी ज्ञान हो गया था। अब वो चाहते थे कि अपनी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज वे में हम जी सकें। तो क्या करते थे, वो बस्तियां बनाकर अब रहना शुरू करते थे। ओके, तो आप जानते हैं वहां से एक सभ्यता का आगाज होता है। वहां से क्या होता है बच्चों, जब लोग समूह में रहना शुरू करते हैं, जब क्या करते हैं लोग समूह में रहना शुरू करते हैं, तो समूह में रहने से क्या हो जाता है, किसी के पास दूसरी क्वालिटी होती है, किसी के पास दूसरी योग्यता होती है। तो आप जानते हैं योग्यता के आधार पर उनके बीच में क्या कर देते हैं, श्रम का विभाजन कर दिया जाता है कि भैया आपका काम मान लीजिए काम अगर कपड़े बनाने का है तो आप कपड़े बनाना, आपका काम बाल काटने का है तो आप बाल काटना, आपका काम रक्षा करने का है तो रक्षा करना, आपका काम अगर ज्ञान देना है तो ज्ञान देना। तो इस तरीके से जिसके पास जो योग्यता रहेगी सबको अपना अपना काम यहाँ पर बांट दिया जाता था, ताकि सभी लोगों की आवश्यकताओं की क्या हो सके, पूर्ति हो सके। तो जैसे ही लोग क्या होते हैं समूह रूप में रहना शुरू करते हैं बच्चों, तो वहां पर जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए उनके बीच में श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। तो हमेशा समझना, जब लोग यहाँ पर खेती जब विकसित हो जाती है, सुनना, जब खेती क्या हो जाती है बच्चों, विकसित हो जाती है, देखो जब खेती क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो खेती अधिक विकसित होने से क्या हो जाता है, उनके अब जीवन उपार्जन के लिए जो भोजन चाहिए वो उन्हें खेती से पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अब उन्हें शिकार के लिए इधर किधर भटकना नहीं पड़ेगा। और जब खेती करेंगे तो खेती करते समय आपको 3-4 महीने उस खेत की प्रॉपर रखवाली करनी होती है, तभी तो फसल उत्पादन होगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए स्थायी रूप से यहाँ इंसान क्या बताइए, रहने लगा। तो जैसे ही खेती अच्छे से विकसित हुई तो यहाँ पर लोगों का क्या हुआ, स्थायी निवास होने लगा। जब स्थायी निवास होगा तो एक को देखकर दूसरे लोग जहां जहां पर उपजाऊ भूमि रहेगी, अब ऐसे नहीं कहीं भी अगर वो खेती करेंगे तो जहां पर उन्हें लगता है कि ये क्षेत्र ज्यादा अच्छा है, तो जहां पर उपजाऊ भूमि होगी अर्थात जहां पर फर्टाइल लैंड होगा, उस फर्टाइल लैंड में लोग आकर बसने लगते हैं और यहाँ पर लोग समूह रूप से रहना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी विकास की यात्राएं हैं जो आपको समझना है कि जब खेती का विकास हो जाता है, अच्छी विकसित अवस्था में पहुंच जाती है, तो अब इन्हें शिकार करने के लिए भटकना नहीं पड़ता है, बल्कि एक ही जगह में रह के वो खेती करना शुरू कर देते हैं, तो उनका निवास स्थायी हो जाता है। और जब एक को देख के दूसरे लोग क्या करते हैं, भूमि उपजाऊ देखते रहते, कहाँ भूमि उपजाऊ है तो उसी उपजाऊ भूमि के आसपास लोग बसने लगते हैं। तो इस समूह में रहना इन लोगों ने शुरू करने लगते हैं। अब जब समूह में रहेंगे बच्चों, तो इनको पता है कि हर व्यक्ति के पास सेम एबिलिटी नहीं होती है, योग्यता नहीं होती है, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ। तो आप जानते हैं इन लोगों के बीच में क्या हो जाता है, श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, श्रम का यहाँ पर विभाजन कर दिया जाता है। और जैसे श्रम का विभाजन होता है यहाँ पर समाज डेवलप हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब इन्हें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। जहां पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है, एक दूसरे के हेल्पिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां से समाज बन जाता है। अगर यकीन मानना, अगर अभी भी समाज में अगर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल मतलब ना रखे, उसको पता है व्यक्ति मेरे कभी काम नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है, तो यकीन मानना लोग क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, फिर किसी की सुनेंगे नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं करेगा, तो समाज ही क्या हो जाएगा बच्चों, बिखर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप जानते हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे, वो लोग एक दूसरे के दुख दर्द में साथ देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित होने लगते हैं। तो संबंध स्थापित होने की वजह से क्या होता है, समाज का निर्माण हो जाता है। और जब समाज बनता है तो समाज में ध्यान रखना, जो लोग होते हैं
उनमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की यहाँ पर प्रवृत्ति आने लगती है। क्योंकि आप जानते हैं जब सामाजिक संबंध हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, 10-20 लोग आपस में ग्रुप में बैठेंगे और उसमें हर व्यक्ति चाहेगा कि ये 20 की 20 लोग मेरा सम्मान करें। अब हर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा कोई इंसल्ट ना करे, मेरा कोई अपमान ना करे। तो आप जानते हो उसके मन में भावना आ जाती है। जब भावना आ जाती है तो वो अपने आप को उन सभी लोगों से अलग करने की कोशिश करता है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनसे मैं अगर अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए रहूंगा, एक अलग तरीके से रहूंगा, तो क्या होगा, सब लोग मेरा सम्मान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लो, मान लीजिए 20 लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं। क्या है, 20 लोग मान लो ये अनपढ़ हैं, कोई कुछ नहीं जानते हैं, ओके, और नॉर्मल वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए गरीब लोग हैं, ठीक है। उनके बीच में अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा जाता है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अच्छे कपड़े पहना हो, अच्छे उसके पास संसाधन हो, तो यकीन मानना वो 20 की 20 व्यक्ति जो है वो ऑटोमेटिक उसका सम्मान करने लगेंगे। तो सामने वाले को लगेगा मेरा सम्मान इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं 20 लोगों से अलग दिख रहा हूँ, और 20 लोगों की तुलना में मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा उन्नत है, हाई क्लास का है। तो यहीं पर आप जानते हैं जब समाज में लोग रहना शुरू कर देते हैं बच्चों, तो ये अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान आप जानते हो इनके बीच में फिर भेदभाव की भावना भी यहां पर बनने लगती है। तो फिर आप जानते हैं जब समाज बनेगा तो इनके समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, क्योंकि इनका हम श्रम विभाजन कर दिए हैं, तो इनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। और जब समाज में संबंध स्थापित हो जाता है तो जो समाज का उच्चतम वर्ग है जो अपने आप को अलग करना चाहता है बाकी वर्गों से, तो आप जानते हैं इनके बीच में वर्गों के बीच में क्लासिफिकेशन शुरू हो जाता है, और यहीं से ध्यान रखना एक सभ्यता का आगाज हो जाता है। क्यों सभ्यता क्यों बनती है बच्चों, नाम से स्पष्ट है, सभ्यता मतलब सिविल लोगों का समाज। सभ्यता बोलेंगे मतलब क्या आएगा यहां पर, सिविल, अर्थात बोलेंगे सभ्य, ठीक है। क्या बोलेंगे, सभ्यता मतलब क्या होंगे यहां पर, सिविल लोगों का समाज, सभ्य का समाज। तो आप जानते सभ्य मतलब क्या बोलेंगे, जो क्या करेंगे, अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीते हैं, सिस्टमेटिक वे में जीते हैं, तो उन्हें हम सभ्य मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अगर एक व्यक्ति ऐसा आता है जो थोड़ा आता है और सबको हाय हेलो अभिवादन कर देता है और बैठ जाता है बीच में, तो लोग तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं, वाह यार क्या सभ्य व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति आएगा, आ गया आराम से घोंचू पोंचू जैसा बैठ गया आके, तो लोग उस पर कोई अटेंशन नहीं देंगे। तो इसलिए आप जानते हैं, आप भी अगर समाज में जाते होंगे, आप भी अगर अपने परिवार में जाते होंगे, और जाति आप अगर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में क्या करते हो, सम्मान पूर्वक बात करते हो, तो आपका एक अलग स्टेटस हो जाता है। जब खाना खाने की बारी आती है, एक सभ्य तरीके से आप खाना खाते हो कि भैया अच्छे से हाथ धो लो, पैर धो लो, और फिर आप बैठ के शांति से खाओ, तो आपको कहेंगे नहीं यार व्यक्ति अच्छा है, सभ्य है। नहीं तो आप क्या करते हो, चावल लिए, रोटी लिए, खड़े होके घूम घूम के खा रहे हो, तो कोई आपको सभ्य कहने वाला नहीं है। तो जीवन जिस तरीके से जिया जाता है, तो अगर उसमें क्या हो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम अगर अपने जीवन में मौजूद होता है, तो बाकी लोग क्या करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वो आपको उन्नत मानते हैं, आपको वो सभ्य मानते हैं। तो आप जानते हैं सभ्य लोग जब आते हैं तो सभ्यता का आगाज हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहली बार हमारे यहाँ पर सभ्यता का आगाज होता है। इधर कोई भी लोग सभ्य नहीं थे, इनका जीवन जीने का तरीका ही नहीं था, यहाँ पर समाज ही नहीं बना था। तो जब समाज बनता है तभी लोग सभ्य होते हैं, और सभ्य लोगों का ही बनती है सभ्यता, ओके। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर सभ्यता बन जाती है। तो आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है, हिस्टोरिकल पीरियड में हम जानते हैं साहित्य की रचना हो जाती है। ये प्रोटो का मतलब है शुरुआती, जहां पर प्रोटो शब्द लगा हो इसका मतलब वो शुरुआती स्तर की बात कर रहा है बच्चों, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे हमारा सूर्य क्या है, तारा है, तारा, ओके। तो आप जानते हैं वो स्टार है, लेकिन जब ये सबसे शुरू में बना हुआ था नेबुला से, तो इसे क्या कहा जाता था, प्रोटो स्टार, अर्थात आद्य तारा। तो आप जानते हैं जो वर्तमान का आपको सिनेरियो देखने को मिलता है, जो वर्तमान में आपका अपना अस्तित्व देखने को मिलता है, तो प्रारंभ में आप क्या थे, उस प्रारंभिक पॉइंट को बोलते हैं प्रोटो। क्या बोलते हैं, प्रोटो। तो हिस्ट्री आज वर्तमान में आपको ये दिखती है। हिस्ट्री शुरुआत कहां से होती है, जब लोगों को पढ़ना लिखना आता है, जब लोगों को सभ्यता आती है, जीवन जीने का तरीका आता है, तो वहां से हिस्ट्री की शुरुआत होती है।
तो आप जानते हैं हिस्ट्री की सही शुरुआत कहाँ से मानोगे, यहाँ से मानोगे। तो शुरुआती बिंदु है हिस्ट्री के प्रारंभिक बिंदु को, हिस्ट्री के प्रारंभिक बिंदु को बोलते हैं बच्चों प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, या बोलते हैं यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो जहां पर आद शब्द लग जाए या प्रोटो शब्द लग जाए, इसका मतलब यहीं से इसकी यात्रा शुरू होती है। तो याद रखना हिस्ट्री की सही यात्रा कहां से शुरू होती है, वो यहां से होती है। क्यों? क्योंकि इसी समय भाषा का आविष्कार होता है, इसी समय लिपि का आविष्कार होता है। तो यहां पर भाषा भी है और लिपि भी है, भाषा भी है और लिपि भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो लिपि का इस्तेमाल करते थे, वो इतनी प्राचीन थी, इतनी प्राचीन थी कि वर्तमान में उसको पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा, ना उसको जानने वाला भी मिलेगा। समझ रहे हो ना? कोई चीज इतनी पुरानी हो जाए कि उसको में क्या हुआ है, ना उसको जानने वाला है, नहीं उसको पहचानने वाला है। तो लिपि और भाषा का आविष्कार तो हो गया है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। अगर आप जानते अगर इसको पढ़ लिए ना, तो हिस्ट्री का एक नया आयाम जुड़ जाएगा और फिर आपकी एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी, आपको ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। अच्छा हुआ इसके बारे में पढ़े नहीं है अभी। अभी तो इसके बारे में केवल हम क्या करते हैं, खुदाई में जो मिला हुआ है पुरातात्विक सोर्स, उसी के आधार पर इसकी स्टडी करते हैं। जिस दिन इसकी लिपि पढ़ लिए ना, तो आपका ये हिस्ट्री का पोर्शन और बढ़ा हो जाएगा। खैरियत मनाओ कि इसको कोई पढ़ा ना सके, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये जो प्रोटो हिस्ट्री है, इसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस समय भाषा का भी आविष्कार हो चुका था, लिपि का भी आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे कालखंड को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। मतलब भाषा का आविष्कार शुरू हो चुका था, लिपि का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। तो इस शुरुआती स्टेज का ये क्या था, यहाँ पर लिटरेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसे भाषा लिपि का हमें वर्तमान में ज्ञान नहीं है इसके बारे में। ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या पढ़ते हैं? इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं इसको? इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भाषा का भी ज्ञान था और लिपि का भी ज्ञान था, इसलिए उनके जो मोहर मिली हैं, उन मोहरों में आपको क्या है, अभिलेखी मोहर मिली हुई है। आपने देखा होगा हड़प्पा में क्या है, अभिलेखी मोहर मिली हुई है, उसमें लिखा हुआ होता है कुछ। तो उसमें किस लिपि में लिखा हुआ करता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हुआ करती थी, वो कहती थी भाव चित्रात्मक लिपि। इसे क्या बोलते थे बच्चों? भाव चित्रात्मक लिपि। जैसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं क्या, बूस्ट्रोफेदन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आपके लूसेंट में होगा ये। इस लिपि को क्या बोलते हैं? बूस्ट्रोफेदन कहा जाता है। ठीक है, और आप जानते हैं इस लिपि को गौमूत्र लिपि भी बोलते हैं। इस लिपि को क्या बोलते हैं यहाँ पर? गौमूत्र लिपि भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, इस लिपि को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है कि आप इधर दाएं शुरू करोगे तो बाएं तक आओ, फिर यहाँ शुरू करो, फिर यहाँ शुरू करो, फिर यहाँ शुरू करो, फिर यहाँ से करो। अपन लोग क्या लिखते हैं बच्चों? हाथ उठा लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ तक खत्म करेंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ये लोग क्या करते थे, यहाँ से जो शुरू करते थे तो यहीं से फिर लिखना शुरू करते थे, यहाँ से इस तरीके से लिखते थे। तो आप जानते हैं जब आपने गाय का बछड़ा देखा होगा और उसको क्या करिए, उसको बाथरूम लगी हो, उसको बाथरूम लगी हो करना हो उसको, और उसको आप बोलिए आगे बढ़ मारते जाइए उसको थोड़ा थोड़ा, वो आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन वो बाथरूम सहन नहीं करेगा, वो बाथरूम करना ही शुरू कर देगा। और नॉर्मली आपने देखा हो जो बछड़े होते हैं वो क्या होते हैं, करते करते बाथरूम करते हैं, खड़े होकर नहीं करते हैं वो। तो आप जानते हैं जब वो करेंगे तो हिलते जाते हैं। तो आप देखना जहां वो बाथरूम करेंगे उस तरीके की यहाँ पर ऐसी संरचना बन जाएगी, इसलिए से क्या कहा जाता है, गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ाऊंगा सब इनके बारे में। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड मतलब आदि ऐतिहासिक काल में भाषा का भी लोग आविष्कार कर चुके थे, लिपि का आविष्कार कर चुके थे, लेकिन उस भाषा लिपि को हम नहीं पढ़ पाए हैं। और इस समय केवल और केवल हम किस पर डिपेंड है बच्चों, यहाँ पर हम डिपेंड है किस पर, जो पुरातात्विक सोर्स हैं, खुदाई के दौरान जो हमें चीज़ें मिली हैं उस समय की, जिसके आधार पर हम उस इतिहास की कालखंड को जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आप जानते हैं इसको जानने का सोर्स क्या है,
इसके जानने का भी सोर्स है पुरातात्विक सोर्स, इसके जानने का भी सोर्स क्या है, पुरातात्विक सोर्स। लेकिन ये इससे किस प्रकार से अलग है, क्योंकि इस समय तो भाषा का भी ज्ञान नहीं था, लिपि का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि इस समय कुछ भी लिखा हुआ दिखने को नहीं मिला है। लेकिन इसकी तुलना में ये अलग है, यहाँ पर इसकी तुलना में एडवांस लोग रहते थे, इन्हें भाषा का भी ज्ञान था, लिपि का भी ज्ञान था, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये इससे किस तरीके से अलग है बच्चों, तो क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर लोग सभ्य लोग हो चुके थे, समूह में रहने लगे थे, समाज में रहते थे, सभ्यता बन चुकी थी, इसलिए यहां से ये अलग है। ओके, अब बात आती है ऐतिहासिक काल। क्या बात आती है बच्चों, यहाँ पर ऐतिहासिक काल आती है। देखो आज का लेक्चर लंबा हो सकता है, इसलिए लंबा होगा बच्चों क्योंकि ये पोर्शन मेरे को समझाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लूसेंट पढ़ोगे भी ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी वो आपको याद होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हो कि ऐतिहासिक काल मतलब हिस्टोरिकल जो पीरियड है, जो आपका हिस्टोरिकल पीरियड है, इसलिए हिस्टोरिकल पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर हिस्ट्री का जो मुख्य सोर्स है वो क्या है, साहित्य। और आप जानते हैं इस समय आपको पता होना चाहिए कि यहां पर भाषा का भी लोगों को ज्ञान हो चुका था, साथ में लिपि का भी यहां पर ज्ञान हो चुका था। तो आप जानते हैं पहली भाषा कौन सी थी बच्चों, संस्कृत थी। और संस्कृत का पहला साहित्य कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद को माना जाता है। और आपको पता होना चाहिए भाषा क्या है, संस्कृत, और लिपि क्या है इसकी, संस्कृत की देवनागरी लिपि। जिस तरीके से हिंदी की लिपि और संस्कृत की लिपि एक ही है। ठीक है, तो आप जानते हैं भाषा का आविष्कार हुआ, लिपि का आविष्कार हुआ, और साहित्यों की भी यहाँ पर रचना होने लगी। ओके, जब साहित्यों की रचना होने लगेगी तो इस समय के जो जानने के सोर्स हैं, ऐतिहासिक सोर्स हैं, उसमें पुरातात्विक सोर्स भी रहते हैं और साथ में आपके ऐतिहासिक सोर्स भी रहते हैं। तो इतिहास का ऐसा कालखंड जिसका अधिकांश हिस्सा साहित्यिक सोर्स के आधार पर निर्धारित होता है और बाकी का हिस्सा पुरातात्विक सोर्स के आधार पर निर्धारित किया जाता है, ऐसे कालखंड को हिस्टोरिकल पीरियड या ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई, क्लियर है? चलो, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए भाषा और लिपि का यहां पर आविष्कार हो चुका था। अब हम बात करते हैं थर्ड। इसका मैं स्क्रीन पीडीएफ आपको दे दूंगा, आप बाद में इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा। अब बात आती है यहां पर हिस्टोरिकल पीरियड, इसको भी समझ लो क्या है यहाँ पर, हिस्टोरिकल पीरियड अर्थात ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल को भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में बांट देते हैं। क्या करते बच्चों, इसे भी हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राचीन भारत, जैसे आप लोग क्या बोलते हो, एंशियंट हिस्ट्री, इसे बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। ओके, इसे बोलते हैं आप क्या, एंशियंट हिस्ट्री। मैं लिखूंगा भी तो आप बोल दूंगा, आप समझ जाना इंग्लिश मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आप जानते हैं दूसरा आएगा यहां पर मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पूरा लिख दूंगा मध्यकालीन अर्थात मेडिवल। ठीक है, और इसके बाद आप जानते हैं आधुनिक भारत, मतलब हम बोलेंगे क्या इसको, आधुनिक मतलब आपका मॉडर्न हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 होते हैं। अब आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, हमने पुराना देख लिए, हमने इसमें देख चुके हैं आपने जो बताए हैं कि भैया इनका विभाजन हम लोगों ने करे हैं सोर्स के आधार पर। ये तो बात जमती है क्योंकि इस समय ना भाषा का ज्ञान था ना लिपि का ज्ञान था, सारा की सारा जो हिस्ट्री जाना गया पूरा 100% जाना गया, वो जाना गया पुरातात्विक सोर्स के आधार पर। तो हमने बोला भैया ये तो आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, अर्थात ये प्रागी ऐतिहासिक काल है। ठीक है, इसको हमने क्यों बोला भाई, क्योंकि इस समय भाषा का ज्ञान हो चुका था, लिपि का ज्ञान हो चुका था, लोग सभ्य हो चुके थे, समाज में रहने लगे थे। मतलब यहाँ पर आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ पर धार्मिक परिवर्तन देखने को मिला है, यहाँ आर्थिक परिवर्तन देखने को मिला है। तो इतिहास के कालखंड में ध्यान रखना, इतिहास के कालखंड में हम इसका डिवाइडेशन तब करते हैं बच्चों। ठीक है, इतिहास में हम क्या क्या जानते हैं उस समय का, तो ध्यान रखना उस समय में किस प्रकार की
राजनीतिक व्यवस्था थी, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, मतलब कैसे सभी लोगों को एकजुट रखा जाता था, उनके बीच में किस तरीके से वातावरण बना होता था, अन्याय अन्याय का किस तरीके से फैसला किया जाता था, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, ये पूरे इलाके के लोग जो हैं एक ही सत्ता के नीचे क्या हो सकते थे, केंद्रित हो सकते थे। तो वहां पर राजनीतिक व्यवस्था को हमको देखना पड़ेगा। फिर आप जानते हो वहां का समाज कैसा था, उनके बीच में वर्ग विभाजन था कि नहीं, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी कि नहीं, जाति व्यवस्था मौजूद थी कि नहीं। तो वहां पर हमें सामाजिक व्यवस्था की भी वहां पर स्टडी करनी पड़ती है। उस समय के लोग जीवन उपार्जन के लिए क्या क्या करते थे, किस तरीके के उनके यहाँ पर सरवाइव करने के लिए कृषि का व्यवस्था थी, व्यापार की व्यवस्था थी, वो सब क्या होगा, आर्थिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर आप जानते हैं इंसान है तो क्या करता है, कोई ना कोई धर्म को मानता है, कोई ना कोई विश्वास को मानता है। तो उनके अंदर किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था मौजूद थी, धर्म का कितना बोलबाला था, वो भी हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी ध्यान रखना वहाँ पर लोगों के पास टाइम रहता है, टाइम रहता है तो आप जानते हैं अपनी अपनी कला का वो निखार करते हैं। कोई को मूर्ति बनाना आता है, किसी को चित्र बनाना आता है। तो आप जानते हैं पहले कहाँ पर पैसे मिलते थे लोगों को, चित्र बनाने के पैसे कहाँ मिलते थे, मूर्ति बनाने के पैसे कहाँ मिलते थे। शुरुआत में लोग अपने शौक के लिए करते थे, उन्हें लगता कि मैं ये बना सकता हूँ तो बनाते थे। तो जब व्यक्तियों के पास खाली टाइम हुआ करता था तो वो क्या करते थे, इसी तरीके से अपना टाइम पास करते थे, अपनी कला का निखार करते थे। तो कला एवं वहाँ पर क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है। जब लोग आपस में एक साथ में रहेंगे तो संस्कार की दुहाई देते हुए कोई ना कोई वो सिस्टम डेवलप करेंगे। तो कला एवं संस्कृति भी उस समय की हमें पढ़नी होती है। तो आप जानते हैं कम से कम आपको इतने पॉइंट जो है उस समय की हिस्ट्री में कंसीडर करना पड़ता है। क्या होता है बच्चों, हिस्ट्री में आपको इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाओं को कंसीडर करना पड़ता है, राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ना होता है, यहाँ पर सोशल सिस्टम को पढ़ना होता है, इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ना होता है, रिलीजन सिस्टम को पढ़ना होता है और आर्ट एंड कल्चर सिस्टम को पढ़ना होता है। अगर इनमें अगर एक जैसा बना रहे, लगभग 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 अगर एक जैसा बना रहे तो उसको हम एक ही कालखंड में पढ़ते हैं। जैसे इसमें परिवर्तन आना लगता है तो हम उसे दूसरे कालखंड में पढ़ते हैं, फिर उसमें जो परिवर्तन आने लगता है उसको एक अलग कालखंड में पढ़ने लगते हैं। उसका आधार है इनका विभाजन। जरा समझो, प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो आपको पता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर वैदिक सभ्यता, सुनना, अगर क्या बात करेंगे बच्चों यहाँ पर वैदिक सभ्यता में आप ऋग्वेदिक काल पढ़ो या उत्तर वैदिक काल पढ़ो, वैदिक काल पढ़ो चाहे उत्तर वैदिक काल पढ़ो, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी, यहाँ के ही जो राजा हुआ करते थे, देसी राजा, यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर आपको देसी मतलब हमारे देश में ही उत्पन्न, हमारे देश में ही उत्पन्न सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, कला एवं संस्कृति थी। यहाँ बाहर से कोई भी व्यक्ति नहीं आया हुआ था, ध्यान रखना। तो आप जानते हैं इस समय अगर हम बात करते हैं जितने भी राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, इनमें जो मूल प्रभाव था बच्चों था वो देसी प्रभाव। क्या था यहाँ पर, अपने डोमेस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको देसी प्रभाव देखने को मिलता है। जो भारत देश के लोगों ने राजनीतिक सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, आर्थिक सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, सोशल सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, रिलीजन सिस्टम को डेवलप किया हुआ था, आर्ट एंड कल्चर को डेवलप किया हुआ था, वो सारा की सारा वो देसी था। इसलिए जब तक ये व्यवस्था देसी रहेंगी, जब तक ये व्यवस्था देसी रहेंगी तब तक आप जानते हो इसे हम पूरा की पूरा प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। मतलब इन व्यवस्थाओं में जब आपको पूरा की पूरा देसी व्यवस्था देखने को मिलेगी, हाँ हल्का फुल्का हो सकता बात अलग है, लेकिन देसी व्यवस्था का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। समझ जाना ये क्या है, ये हमारा प्राचीन भारत है। तो आप वैदिक काल पढ़ो, यहाँ के राजा अपने खुद के हुआ करते थे, खुद का समाज हुआ करता था, खुद का अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। तो आप जानते हैं ये हम कहाँ पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। आप पहुंच जाइए महाजनपद काल, महाजनपद काल में भी आप जानते हो भारत के ही राजा हुआ करते थे, भारत की ही व्यवस्था हुआ करती थी, तो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। उसी तरीके से आप जानते हैं पूरा मगध का जो उत्कर्ष है, उनमें आपका हर्यक वंश पढ़ो, शिशुनाग वंश पढ़ो, नंद वंश पढ़ो, मौर्य वंश पढ़ो, शुंग वंश पढ़ो, कर्ण वंश पढ़ो, सातवाहन पढ़ो, आपके क्या बोलते हैं गुप्त पढ़ो। ये सारे जो हैं वो भारत के ही क्या रहे हैं, राजा रहे हैं, इन्होंने ही हमारे भारत में क्या किया, राज्य किया है। तो ये पूरा की पूरा क्या आएगा, देसी प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ऐसा भारत का इतिहास, ऐसा भारत का इतिहास जिसमें हमें देशी राजनीतिक व्यवस्था, देशी सामाजिक व्यवस्था, देशी आर्थिक व्यवस्था, देशी धार्मिक व्यवस्था, देशी कला एवं संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है प्राचीन भारत। अब समझ में आ गया? नहीं तो अभी आपको यही पता नहीं होता था कि प्राचीन भारत में क्यों इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ। अब बात आती है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए मध्यकालीन भारत में इस्लाम धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। अब बोलेंगे सर आप एक बात बताइए, आपके दिमाग में बात आती होगी कि सर प्राचीन भारत में तो हम हिंदू धर्म को भी पढ़ते हैं, वैदिक धर्म को भी पढ़ते हैं, यहाँ पर बौद्ध को भी पढ़ते हैं, जैन को भी पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों वहां पे समझो ये हमारा देश में उत्पन्न धर्म है। बौद्ध धर्म हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, जैन हमारे देश में उत्पन्न हुआ है, शैव धर्म भी भारत देश में उत्पन्न हुआ है, वैष्णवी भारत में उत्पन्न हुआ है। तो ये देशी मानेंगे, ये सब देशी रहेगा यहाँ पर। लेकिन इस्लाम धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अरब में उत्पन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? इस्लाम धर्म जो है वो अरब में उत्पन्न हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए यहां से आपको विदेशी प्रभाव देखने को मिल जाता है। यहां क्या होता है? आपको विदेशी प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है? और इसमें विदेशी प्रभाव में विशेष तौर पर हम क्या बोलेंगे? अरब क्षेत्र में। अरब क्षेत्र का मतलब इस्लाम धर्म। तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म का प्रभाव हमारे भारत देश में देखने को मिलता है बच्चों। क्यों? क्योंकि 712 एडी में, 712 एडी में जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, तो उसने क्या किया? सिंध पर आक्रमण करके उसके इलाके पर कब्जा किया है और जबरन लोगों को क्या किया बच्चों? उसने मुस्लिम बनाया है। स्वेच्छा से नहीं, जबरन लोगों को मुस्लिम बनाया है। और जब आप जानते हिंदू लोग मुस्लिम बने, बाकी धर्म के लोग मुस्लिम बने, तो उन्होंने मुस्लिम परंपराओं का उन्हें अनुसरण करना पड़ा। ये मत सोचिए कि अगर कोई इंसान ने बोल लिया भाई ठीक है हम डर की वजह से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहे हैं तो बस कर ली अकेले से नहीं, उनको नमाज पढ़ना पड़ेगा, कलमा करना पड़ेगा, वो सारी चीजें, मतलब इस्लाम में जो जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सबको सब फॉलो करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि जब कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानने लगेगा तो उसके अंदर, उसके समाज में बदलाव आएगा कि नहीं? और आप जानते हैं हर एक धर्म क्या करता है? जीवन उपार्जन के लिए अलग अलग बातें करता है। जैसे जैन धर्म मानता है अहिंसा को ज्यादा बल देता है, तो वो ऐसे व्यापार नहीं करते हैं, ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे जीवों की हत्या होती है। तो आप जानते हैं वो खेती करना गलत मानते हैं, क्योंकि खेती जब आप करते हो तो बहुत सारे जीवों की क्या होती है? वहां पर हत्या होती है। ओके, इसलिए आप जानते हैं हर धर्म का अपना एक अलग अलग मानना होता है और उनका प्रभाव उनकी अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। फिर हर धर्म का अपना अपना धार्मिक विश्वास हुआ करता है कि इस दुनिया में क्या करोगे तो क्या मिलेगा, और इस दुनिया में अच्छे कर्म करोगे तो उस दुनिया में क्या मिलेगा। तो इहलौकिक का जीवन और पारलौकिक का जीवन, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे दृष्टांत हर धर्मों में आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति उस धर्म को मानता है अपने जीवन को भी उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित करता है। तो धार्मिक प्रभाव भी वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हो कला एवं संस्कृति। तो जब आप पेंटिंग करोगे तो हो सकता है जब आप हिंदू धर्म में हो तो पेंटिंग करने के लिए मान लो आप कृष्ण भगवान की प्रतिमा बना रहे हैं, फूल बना रहे हैं, पत्ती बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जब इस्लाम धर्म में करोगे तो वहां पर किसी भगवान की मूर्ति नहीं बनाते, अल्लाह की वो पेंटिंग नहीं करते हैं, वो ज्यामिति पेंटिंग करते हैं। तो आप देखेंगे पेंटिंग का स्ट्रक्चर वहां पर आपको क्या होगा? अलग देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ क्या होता है, दूसरी व्यवस्था आती है बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था में भी अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो भारत देश में जितने भी लोग यहाँ पर राजा होते थे इस समय में, तो राजा का काम होता था यहाँ पर क्या? राज्य करना। और उसकी सलाह देने के लिए ब्राह्मण वर्ग का यहाँ पर पुरोहित हुआ करता था। क्या था? पुरोहित हुआ करता था। तो ये जनता को लोग क्या करते थे? पुरोहित, आप जानते हो ये धर्म गुरु माना जाता था, ये धर्म गुरु माना जाता था। और जो जो लोग धर्म में आस्था रखते थे वो इसकी बात मानते थे। तो इस राजा के पद को ये जस्टिफाई करता था कि ये देखो जो राजा है ना, ये मान लीजिए हमारे लिए क्या है? ईश्वर का दूत बनकर आया हुआ है, ये ईश्वर का प्रतिनिधि है हमारे यहाँ पर, इसका राज्य हमारे लिए एक प्रकार का जो है दैवी राज्य माना जाएगा। तो ये लोगों को मोटिवेट करता था
और इसका रास्ता साफ कर देता था। ठीक है, तो इन दोनों की क्या होती थी, आपस में सहमति होती थी, इसके बिना ए नहीं, इसके बिना ए नहीं। ठीक है ना। तो आप जानते हैं यहां पर राजा अलग हुआ करता था, ए था राजनीतिक प्रमुख, ए था धार्मिक प्रमुख, तो ये अलग अलग लोग हुआ करते थे। जबकि आप जानते हैं इस्लाम धर्म के प्रभाव में आप देखेंगे तो जो यहाँ पर व्यक्ति हुआ करता था वही अपने आप को दोनों का प्रमुख मान लेता था, वही सारी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करता था। धार्मिक व्यवस्था के लिए भी यही व्यक्ति हो जाता था और अपने राजनीतिक व्यवस्था के लिए यही व्यक्ति हो जाता था। हालांकि कुछ कुछ लोगों ने यहाँ पर अलग अलग काजी लोगों को रखे हुए थे, अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर इस्लाम धर्म में ये व्यवस्था अलग देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पर इस्लाम धर्म का आगाज होता है तो इस्लाम धर्म का प्रभाव हमारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कला, संस्कृति पर पड़ता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर एक नई शैली डेवलप हो जाती है, उसे बोलते हैं इंडो इस्लामिक शैली। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंडो इस्लामिक शैली। तो यहाँ पर राज्य करने की व्यवस्था में भी हमें दोनों का मिश्रण देखने को मिलेगा। भारत में इंडिया का प्रभाव भी मिलेगा और इस्लाम का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसे कहा जाता है इंडो इस्लामिक शैली। तो इंडो इस्लामिक शैली का भारत में जब प्रभाव आता है तो इसे कहा जाता है मध्य भारत का इतिहास, और ये माना जाता है 700 एडी से लेकर, ठीक है, 1707 एडी तक। और ये कब तक माना जाता है, जब तक कि आप जानते हो इस्लाम धर्म का प्रमुख यहाँ पर रहता है अंतिम में। और आप जानते हैं कहाँ तक रहता है, ये इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक रहता अंतिम में औरंगजेब। औरंगजेब जैसे ही मरता है तो यहाँ पर अब राजनीतिक पतन भी हो जाता है और धार्मिक पतन भी शुरू हो जाता है। इसलिए आप जानते हो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बाद से लेकर यहाँ तक का जो पूरा टाइमलाइन है इसे इस्लामिक प्रभाव का माना जाता है। इस्लामिक प्रभाव की वजह से बच्चों इसे मध्यकालीन भारत कहा जाता है। तो याद रखना, प्राचीन भारत में किसका प्रभाव रहेगा, देसी प्रभाव रहेगा। मध्यकालीन भारत में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर इस्लाम का प्रभाव देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं हमारे यहाँ पर जब यूरोपीय लोग आ जाते हैं, जब भारत देश में आपने देखा था यूरोपीय कंपनियां का आगमन शुरू हो जाता है, तो 1498 में आप जानते हैं पुर्तगाली आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 1605 में यहाँ पर हमारे यहाँ पर कौन आते हैं, डच आते हैं। 1608 में हमारे यहाँ पर अंग्रेज आते हैं। 1616 में हमारे यहाँ पर डेनिस आते हैं। 1664 में हमारे यहाँ पर फ्रांसीसी आते हैं। तो आप जानते हो जब हमारे यहाँ पर ये लोग आते हैं बारी बारी से, तो ये केवल आते हैं व्यापार करने के लिए। ये हमारे समाज को भी प्रभावित नहीं करते हैं, धर्म को प्रभावित नहीं करते हैं, केवल और केवल ये व्यापार करने के लिए आते हैं। तो आप जरा समझो ये लोग क्या हैं, ये लोग किस लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। तो एक कोने में ये व्यापार करते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रभाव किसका था, मुगलों का प्रभाव उस समय था, मुगल एम्पायर था उस समय। ठीक है, तो आप जानते हैं मुगलों के प्रभाव से पूरे देश की सत्ता डिसाइड होती थी, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो। ओके, लेकिन आप जानते हैं इन पांचों की पांचों कंपनियों में किसका उद्धार होता है, वो होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सारी कॉम्पिटिटिव कंपनी को पराजित कर देती है और खुद अपने सत्ता में आ जाती है। और आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी अब प्रमुख दावेदार बन जाती है भारत में। अब इसका उद्देश्य भारत में सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना अकेला नहीं होता है, बल्कि भारत की राजनीति में भी अपनी पकड़ जमाना होता है। और आप जानते हैं जो राजनीतिक प्रमुख हो जाता है उसका प्रभाव पूरी व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। तो आपको पता है कब तक ये व्यक्तियों का प्रभाव नहीं चला, कब तक इनका जुगाड़ नहीं जमा, क्योंकि औरंगजेब जब तक था बच्चों ये हाथ पैर इनके कपते थे, फूलते थे, अंग्रेज लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मरवाता था। औरंगजेब बहुत कुख्यात था। ठीक है, हाँ, तो आपको पता जब इसका एक बार वेस्ट बंगाल जो बंगाल की खाड़ी है वहां पर इसके जहाज को लूट लिए थे ना, इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था कि अंग्रेजों को भागना पड़ा था, ऐसी स्थिति आ गई थी। और ये ऐसा सोचते कि भैया जब तक ये व्यक्ति जिंदा है गड़बड़ मत करना। ठीक है, ये इसका ट्रिगर पॉइंट था कि भैया औरंगजेब जैसे ही मरेगा फिर हम अपना फिर से कर लेंगे। औरंगजेब के समय में भागे भागे फिरते थे अंग्रेज, इतना खतरनाक था व्यक्ति। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, जैसे ही ये मरा 1707 में, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव हो जाता है। और आप जानते हैं 1707 में इसके प्रभाव को हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी मत सोचना आप कि जैसे मैंने बोला इस्लाम का जो आगाज हुआ है वो 712 में हुआ है, तो 712 एडी से लेके 1707 ऐसा नहीं, मोटा मोटा 700 एडी मान लेते हैं, उसमें परेशान मत होना। ठीक है,
उसी तरीके से आप देखेंगे 1707 से लेकर आप देखेंगे यहाँ पर भारत देश की आजादी तक 1947 तक, जब तक भारत देश आजाद नहीं हो जाता है ये तब तक होता हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, इसके बाद ही हम बोलते हैं क्या, स्वतंत्रता के बाद का भारत भी बोल देते हैं, तो इसे हम मोटा मोटे बोल देते हैं भैया वर्तमान तक भी बोल देते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजादी के बाद का भारत हम अलग से पढ़ते हैं, इसको अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। तो 1707 से लेकर वर्तमान तक का पूरा क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, अब आप जानते हैं इसमें किसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो यहां पर यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब यहां पर यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा। और इसमें किसका प्रभाव, खास तौर पे किसका प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा बोल सकते हैं ये ब्रिटिश प्रभाव है। ये क्या है, ब्रिटिश प्रभाव है। तो जब यूरोपीय कंपनियों का प्रभाव पड़ेंगे या ब्रिटिश प्रभाव पड़ेंगे तब उसे हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसका टाइमलाइन माना जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद से अभी तक का। अब इतनी बात सबको समझ में आई कि इतिहास को हम लोगों ने विभाजित क्यों करते हैं बच्चों। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम वो पढ़ते हैं जिसमें राजनीतिक व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, धार्मिक व्यवस्था पर, उसकी कला एवं संस्कृति पर देसी राजाओं का, देसी लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। ओके, लेकिन जब क्या हो जाता है, इन व्यवस्थाओं में इस्लाम का प्रभाव हावी हो जाता है और इस्लाम मध्यकाल में आता है, तो ये पूरा मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। ये तब तक का माना जाता है बच्चों जब तक कि इस्लाम का प्रभाव यहाँ पर मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में हम उस प्रभाव को पढ़ते हैं बच्चों जब भारत देश में यूरोपीय कंपनियों के जो आते हैं, आने से नहीं बोलेंगे, आने तो बहुत पहले आ गए, जब यहाँ पर ब्रिटिश प्रभाव देखने को मिलता है। ब्रिटिश प्रभाव आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, 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 यहाँ भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे गोथिक कला का जो विकास होता है वो इन्हीं के समय होता है। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको हिस्ट्री की जो बेसिक समझ है वो आपको कंप्लीट हो जाती है। अब आगे आपको हिस्ट्री पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से इस लेक्चर को रिवाइज करिए आराम से आप इसको, कि हमारे यहाँ पर जो प्री हिस्ट्री होता है, प्रोटो हिस्ट्री होता है और हमारा हिस्टोरिकल पीरियड होता है, इसको हम 3 भागों में क्यों बांटते हैं। और फिर हिस्टोरिकल पीरियड में आप जानते हो भाषा लिपि का ज्ञान हो चुका था, लेकिन इससे अकेला काम नहीं चलेगा। हम राजनीति जब इतिहास पढ़ते हैं तो इन व्यवस्थाओं में हम देखते हैं, अगर इन व्यवस्थाएं लगभग सेम रहती हैं तो हम इसे एक ही कालखंड में पढ़ लेते हैं। इस समय पूरी व्यवस्थाओं में देसी प्रभाव था, इसी वजह से हमने पूरा एक अलग कालखंड में पढ़ा, इसे बोला प्राचीन भारत का इतिहास। ओके, तो अगर बोलेंगे एक्चुअल में हमारा इतिहास बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका वास्तव में अतीत क्या था, आपके अतीत के बारे में बोलोगे तो क्या बोलना, आप इसको बोलना, आप इसको बोलना। आपका अतीत ये नहीं है, इसमें तो दूसरी दुनिया के प्रभाव मिलेगा, इस्लाम का प्रभाव मिलेगा, यहाँ पर अंग्रेजों का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अगर गर्व करोगे तो किसका गर्व करोगे, अगर आप अपने इतिहास पर अगर आप गर्व करना है तो यहाँ पर मत करना, यहाँ मत करना, यहाँ करना। ये है आपका इतिहास, ये अपना इतिहास, ये तो दूसरे का इतिहास है, भारत पर हावी हुआ था, ये भी दूसरे का इतिहास है, भारत पर हावी हुआ था। ठीक है, तो इतिहास की हमने जो 6 क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल पीरियड, एंड इसमें हम बोलेंगे आपका एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और आपका मॉडर्न हुआ। ये 6 क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अच्छा मैं सैड दिख रहा हूँ आपको, अरे नहीं सैड नहीं हो भैया। अच्छा हंसते हंसते पढ़ाना है, ठीक है, कल से हंसते हंसते पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, मेरी खुशी में अगर आपकी खुशी है तो फिर हंसते हंसते पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब इसको बड़ी आराम से एक बार देखो और अगर अच्छा लगा, समझ में आया आपको तो प्रॉपर इसको फॉलो करो। और डेली आपका 7 बजे की जो क्लास होगी लूसेंट की क्लास होगी, और लूसेंट में आपका जो वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, आपका एसएससी हुआ, एनडी हुआ, सीडीएस हुआ, जो जिसमें लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आते, उसका जीके का पोर्शन तो सारा आपका कवर हो जाएगा। जो एटलीस्ट यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर रहा है, पीसीएस का प्रिपरेशन भी कर रहा है, उसके लिए रामबाण है, क्योंकि डाटा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव लेवल में समझ में आ जाएगा सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करें, आज काफ़ी लंबी क्लास होगी। चलो, आज आप लोगों का ऐप में क्लास नहीं रहेगा, ऐप में आपका क्लास रहेगा मंडे टू फ्राइडे।
आपको उसमें लिखा होगा मंडे टू फ्राइडे आपका ऐप में क्लास होगा, सैटरडे के दिन आपका सारी क्लास यूट्यूब में होगी, संडे की सारी क्लास आपकी यूट्यूब में होगी। तो आज यहाँ पर यूट्यूब में जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी मैराथन क्लास। अभी इसके बाद जो आने वाली क्लास है मैराथन क्लास है, उसका मैं टाइम अपडेट कर दूंगा, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आज संजीवनी सीरीज स्टडी करेंगे, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो वो रहेगा आपका आज के दिन में। हाँ, कुछ बुकों में नहीं, उससे मतलब जो मैंने आपको बताया परफेक्ट टाइमलाइन, आप इसी को याद रखना, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, पढ़ते जरूर सिंधु घाटी सभ्यता को हम, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, वैदिक काल शुरू करेंगे। वैदिक काल मतलब 1500 BC से लेके हम क्या करेंगे 700 तक इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप इस्लाम का उदय होने, मतलब भारत देश में ये इनका इस्लाम का प्रभाव से पहले से लेकर यहाँ पर हमें वैदिक सभ्यता तक पूरा जो टाइम रहता है इसको इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब वैदिक काल से लेकर यहाँ पर इस्लाम के आक्रमण के पहले तक का जो टाइमलाइन होता है वो होता है हमारा देसी प्रभाव, उसे बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो, किसी को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, ऐप में आप लोगों का मॉर्निंग में एक क्लास चलता है 8 बजे, उसमें ज्योग्राफी चल रही है आपकी, और एक इवनिंग का क्लास चलता है शाम के 6 बजे, उसमें चलता है आपका हिस्ट्री। तो वहाँ पर आपका जीएस चल रहा है बच्चों, वहाँ पर जीके नहीं चल रहा, वहाँ जीएस चल रहा है। वहाँ पर ज्योग्राफी भी डिटेल से पढ़ाई जा रही है और वहाँ पर आपकी हिस्ट्री भी डिटेल से पढ़ाई जा रही है, दोनों ही आपका एडवांस लेवल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और उसका कोई फीस भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग ऐप डाउनलोड करिए, ऐप की लिंक उसमें दी हुई है। मात्र उसमें आपका 1 साल का जो यहाँ पर एंट्री चार्ज है, वो चार्ज ना बोले, वो केवल आपकी योगदान है, 100 रुपीज़ मात्र है, ठीक है। बाकी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। और आप जानते हैं 100 रुपये में तो आपका 1 महीने का रिचार्ज नहीं होता है, मिनिमम रिचार्ज भी आप 155 रुपये में कराते हैं, जिसमें फ़ोन में बातचीत बस हो जाएगी आपकी। फ़ोन रिचार्ज नहीं होता है, उससे भी कम मैंने फीस नहीं रखा हूँ, उसको एक नॉमिनल है कि क्या होता है। नॉर्मल बच्चे हमारे ऐप में कोई बच्चा एंट्री लेता है तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जासूसी करने के लिए, गलत कुछ स्पैमिंग करने के लिए एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिम भी लोग फर्जी बनवा लेते हैं, तो आप जानते हैं नाम भी फर्जी हो जाता है, आप लोग भी अलग अलग नाम से इस्तेमाल कर लेते हो, तो आपको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो ट्रैक करने के लिए जब आप अपने अकाउंट से भले 1 रुपये का पेमेंट करें, 2 रुपये का पेमेंट करें, उससे आप वेरीफाई हो जाते हैं कि आप जेन्युइन बच्चे हैं, पढ़ने वाले व्यक्ति हैं आप, ठीक है। बस उसी वेरीफाई करने के लिए आपका जो 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है 1 साल का, वही बस है, बाकी फीस नहीं है। आप जानते हो फीस में आपको इतना सब नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, यही क्लास आपको बड़े से बड़े पैसों में भी नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, लाइव क्लास में जो रिकॉर्डेड रहता है वो 2 से 3 घंटे बाद अपडेट होता है, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। उसका सिस्टम आपको समझ में जाएगा, 1-2 दिन क्लास लोगे। लाइव क्लास जब चलती है तो लाइव आपको लेना है, जब उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहें बच्चों, तो क्या करना है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वर में फिर से क्या होता है, रिफ्रेश होकर फिर से अपलोड होता है, ठीक है। हाँ, और आप जानते हैं हम लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो थोड़े से अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, चलो, आप लोगों से जम से शेयर करो बच्चों, ठीक है, इसमें कोई कटौती मत करो। और दिन में कम से कम जितने भी आप है सारे वीडियोस को कम से कम हर 1-2 घंटे में सुनना, हर 1-2 घंटे में क्या करो, आप जाकर वीडियोस को देखो। उससे क्या रहेगा, हमारा जो है चैनल रहेगा वो ग्रोथ होगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल में ऑलरेडी आपने देखा कि मैंने मैसेज भी किया हुआ था, स्क्रीनशॉट भेजा हुआ था कि इसमें टेक डाउन स्ट्राइक लाई गई है, और किसके द्वारा लाई गई आपको बार बार नाम ही लूँगा, आप जानते हो। वो नहीं चाहते कि मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ, लोगों को फ्री में पढ़ाऊँ, क्योंकि उनका कोचिंग वहाँ से सिस्टम थोड़ा सा डैमेज होगा, इसलिए। तो आप जानते हैं मैंने जब स्टार्ट किया तो इसमें टेक डाउन स्ट्राइक लाया गया ताकि मैं यूट्यूब में भी ग्रोथ ना कर पाऊँ, ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ ना पाएँ, उनका ऐसा प्रयास है। तो उन्होंने चैनल बनते ही टेक डाउन स्ट्राइक दे दी थी, इसलिए अपना चैनल बच्चों ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। अब मैं बार बार चैनल बनाते जाऊँगा तो हम लोग आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, उसके लिए तो जुड़ने का मैंने आपको माध्यम बताया कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में प्रॉपर आप क्लास लीजिए, आपकी क्लास वहाँ कभी मिस नहीं होगी,
मॉर्निंग इवनिंग आपकी क्लास मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल जो है लगभग इसमें अभी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने 1 हफ्ते के अंदर। तो मैं चाहता हूँ इसी चैनल को हम आगे और ग्रो करें। तो इसके लिए हमारी आवश्यक ये है कि जो टेकडाउन स्ट्राइक आई है उससे हमारा चैनल फ्रीज हो रहा है, उसमें ना व्यू अपडेट होते हैं, व्यू ज़्यादा होने के बाद ही व्यू अपडेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, क्लास अपडेट नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूं आपको कि इसके लिए वॉच टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है, व्यूज बढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाना बच्चों, आप खुद सोच के देखो, जब मैं कोर्स पूरा फ्री में पढ़ा सकता हूं, जहां मुझे अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, मैं काम कर रहा था, वहां मैं छोड़ सकता हूं, तो मैं पैसे के लिए करता तो अलग बात होती। और यूट्यूब में मुझे कितना पैसे देगा, 2 4 10 20 कितना देगा, क्या करूंगा उसको मैं यूट्यूब में पैसे लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आप समझिए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं यूट्यूब में पढ़ा के पैसा कमाता हूँ, मैं केवल एक टीचर हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा नॉलेज आप लोगों के पास पहुँचे, आप उसको समझिए। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे बच्चों तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होगा। एक हमारा जो एजुकेशन में रिवॉल्यूशन लाने का हमारा प्रयास है कि हर बच्चा घर बैठे फ्री में पढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक यूपीएससी का प्री मेंस तक का पोर्शन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करा रहा हूं, पूरा फ्री में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इसके अलावा आपका इथिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सी सेट A to Z में सब कुछ पढ़ाऊंगा उसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब। ये मेरी केवल इच्छा है कि आप लोग पढ़ो, ये मेरा जुनून है, शौक है। तो आपके ऊपर देखिए, कोई भी इंसान रहता है ना, वो 2 वजह से काम करता है, एक होता है उसका आर्थिक हित, एक होता है उसका मानसिक हित। जीवन में दोनों जरूरी है बच्चों। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको अच्छा काम करने में सुकून मिलता है, वही भी उसका स्वार्थ है। मैं भी कहता हूँ मेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी होती है मुझे। तो मेरा भी अपना स्वार्थ मानो, कुछ भी मानो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं कोई पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि मुझे पैसे मिलेंगे उससे, भाई पैसे लेना हो तो मैं कहीं भी पढ़ा लूंगा, अपना खुद का मैं पेड कोर्स कराऊंगा। लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे सुकून मिलेगा। और सुकून तब मिलेगा बच्चों जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे। अब मान लो 1500 लोग पढ़ेंगे तो काहे का सुकून, इतने तो मैं दूसरे के यहाँ भी पढ़ा रहा था। आप ये समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं, एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं। आप ये समझिए, आपको ऐप में एक दिन में 3 क्लास मिलेगी, यहाँ पर आपको 2 क्लास मिलेगी, ऐसे में दिन में आपको 7 से 8 घंटे पढ़ाऊंगा, दिन भर पढ़ाऊंगा, दिन भर मेहनत करूंगा। तो उसके लिए मुझे आपके बदले में, इसके बदले में क्या चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे आपका समर्पण चाहिए, इसके बदले में आपकी लगन चाहिए। जब आप अच्छे लगन से पढ़ोगे, अच्छे समर्पण से पढ़ोगे, और आपका जब फ्यूचर बन जाएगा, तब आप कह सकते कि नहीं, जितेंद्र सर ने हमें पढ़ाया तो देखो आज हम इस जीवन में पहुंचे हुए हैं, इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं। और हमारा मिशन क्या होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और हमें ऐसे कोचिंग माफियाओं के सामना करना पड़ेगा। आपको पता है, आप ये समझिए, 2014 से मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होगी कि सर आप पढ़ाना शुरू करते हो और बीच में बंद कर देते थे। उसका रीज़न था बच्चों इन्हीं समस्याओं से। मैं कौन कौन सी समस्याओं का मैंने फेस किया हुआ है, कितने झूठे केस मेरे ऊपर हुए हैं, कितना मुझे परेशान किया गया, इसी के लिए, क्योंकि मैं फ्री में पढ़ाना चाहता था, कम से कम पैसे में पढ़ाना चाहता था। उससे क्या होता था, उनका अपना बिजनेस ठप होता था, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वही कितनी मोटी फीस में आप वहाँ पर पढ़ते, तो उनका नुकसान हो रहा था। तो वो कोई ना कोई वजह से मुझे क्या है, परेशान करना चाहते थे कि मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। जैसे अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया तो आप जानते हैं पहला वाला जो चैनल है बच्चों, उसमें अपना 11 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। इसमें हमारे 1,80,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, वो हमारा चैनल अब बंद हो गया, क्योंकि अब वो दिखता बस है, उसमें वीडियो डालने का ऑप्शन नहीं आता, वो बंद हो चुका, डेड हो चुका है, हमारा कोई काम करनी है। हमने दूसरा चैनल बनाया बच्चों, इसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। अब वो नहीं चाहते कि हम लोग इसमें ऐसा बढ़ाएं, आगे पढ़ें। तो अगर वो ऐसा ही चाहते हैं और आप लोग भी वैसे ही चाहते हैं, तो फिर मैं अपने प्रयास नहीं कर पाऊंगा। मैं आगे कैसे कर पाऊंगा, आप मुझे बताओ। मेरा काम सिर्फ पढ़ाने का है, लोगों तक पहुंचाने का काम किसका है, आपका है। अब मैं जाके थ्रू बोलूंगा भाई आप पढ़ो, आप पढ़ो, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में जुड़े हो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। हर एक यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट होगा, उसके कम से कम 60-70 तो दोस्त होते ही होते हैं, इतने तो कम से कम होते हैं अपने पूरे, जहाँ वो पढ़ता है, जहाँ वो करता है। अगर हर व्यक्ति को बोले कि भाई आप एक काम करो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो आप उसको पढ़ो, साथ में हमारे जितेंद्र सर का भी आप एक बार 2 बार लेक्चर देखो, और आप ज़्यादा कुछ मत करो, उनको सिर्फ इतना बोलो कि जो टॉपिक आपके यहाँ पर टीचर ने पढ़ाया हुआ है, बस उसी टॉपिक को हमारे जितेंद्र सर का आप पढ़ के देख लीजिए। फिर आपको अंतर रहेगा कि आपने वहाँ 10,000 फीस में जो पढ़ा हुआ है वो ज़्यादा अच्छा है कि ये फ्री में जो पढ़े वो आपका अच्छा है, वो कंपेरिजन कर लेंगे। और ये भी बताइए कि जिस संस्थान में आप पढ़ रहे हो, बड़ी से बड़ी संस्था में जो आप पढ़ रहे हो, जितेंद्र सर ने वहाँ पर फीस
मतलब वहां पर जो लोग फीस देते थे उनको भी वहां पर पढ़ाया हुआ है। जब आप वहां पर फीस देकर पढ़ सकते हो, उसी जितेंद्र सर से फीस देकर पढ़ सकते हो, तो यहाँ जितेंद्र सर फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला व्यक्ति तो वही है। आप मुझे बताओ, एनडीए का मैंने जीएस जहां मैं पढ़ा रहा था अभी वहां मैंने पढ़ाया हूँ, सीडीएस का जीएस मैंने पढ़ाया हूँ, वहां पर एमपीपीएससी का मैं जीएस पढ़ा रहा था, राइट। एसएससी का जीएस मैंने वहां पर हल्का सा कवर किया हुआ था। तो आप ये समझो कि जब मैं वहीं पर पढ़ा रहा था और आप लोग फीस देके वहां पर एंट्री कर रहे थे, मैं जब आपको यहाँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको शक होना चाहिए मेरी पढ़ाई पर, क्या बताइए? नहीं होना चाहिए ना। वही बात अपने दोस्तों को आप बताओ कि जिस इंस्टीट्यूट में आप फीस देकर पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट का व्यक्ति जीएस का मास्टर आपको यहाँ पर पढ़ा रहा है, और एक बार आप पढ़ के देखो क्या इसमें खास बात है। तो जब तक आप अपने बारे में बताओगे नहीं, ठीक है, अब मैं तो बताने से रहा, आप ये मान के चलो कि मेरे इस अभियान में आप मेरी सेना हो, आप मेरी सेना हो, और सेना अगर सहयोग करती है तो राजा उस युद्ध को जीत लेता है। अब ये मान के चलो मैं भी उसी स्थिति से गुजर रहा हूं, आप अगर मेरा सपोर्ट करोगे और आप मेरी सेना की तरह काम करोगे, यकीन मानो मैं आपका भी जीवन बना दूंगा, और आपके चलते भारत देश के बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की वजह से या ना, उनका भी जीवन बन जाएगा। आपको भी खुद सुकून महसूस होगा, क्योंकि हर मनुष्य का ये सोचना होता है कि मैं जीवन में कुछ अच्छा काम करूं। ये काम जो आप कर रहे हैं बच्चों, खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हो, और साथ में जो लोगों को आप बताओगे उनके लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से मिलते हैं, बोलते हैं कि सर काश आप मुझसे 2 साल पहले मिल जाते तो आज मेरा कुछ फ्यूचर अलग होता। तो काश ये वाली बातें नहीं आनी चाहिए भाई, एक बार देख लो। मैं कहता हूं अगर हमारे जीवन में ऐसी बात कभी नहीं आनी चाहिए कि काश ये मिल जाता तो ऐसा हो जाता है। आप अगर मिल गए तो आपको पछताने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका जीवन श्योर बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों का पूरा सपोर्ट रहा तो मैं यहाँ पर सी सेट मैथ रीजनिंग का हिंदी का भी क्लास स्टार्ट करूंगा यूट्यूब में। हर दिन आधा आधा घंटे पढ़ाते जाऊंगा मैथ्स को, रीजनिंग को, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड आपका क्या रहा है, मेरा बैकग्राउंड शुद्ध साइंस रहा है बच्चों, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स रहा है। और जब अगर मैं मैथ्स आपको पढ़ा दूं तो आप समझते क्या पढ़ा सकता हूँ। जब जो सब्जेक्ट मेरे है नहीं है, बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा, तब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको मजा आ रहा है। और जब मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको क्या मजा आएगा। लेकिन आपको बता, मेरी चीजों को किसी ने पहचान ही नहीं पाया अभी तक, क्योंकि मैंने कभी इसको आजमाया ही नहीं हूं। लेकिन अब मुझे आजमाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस मैदान में आ चुका हूं। अब मैं जब युद्ध भूमि में आ चुका हूं तो अब मैं ना बाहर जाऊंगा, ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा। अब मेरा एक प्रकार से मिशन बन चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, हिंदी भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। ये मान के चलो कि हर चीज को मैं यूनिक वे में पढ़ा देता हूँ। तो आपको एक ही टीचर से बेस्ट कंटेंट मिलेगा, तो आपको बाहर क्यों भागने की आवश्यकता है? जब आपको पूरा फ्री में मिल रहा है तो आप क्यों इधर किधर दिमाग लगा रहे हो? आप यहीं पर शांति से पढ़ो और दिन रात मेहनत करके पढ़ो। अपना पूरे दिन भर का 1 घंटे का टाइम निकालो और अपने चैनल को ग्रो करो। आप आराम से हर 1 घंटे में 5-7 मिनट दीजिए, और जितने भी हमारे चैनल में वीडियो डाले हुए हैं उनको 1-1 2-2 मिनट आप देख देख के चलते जाइए। उससे क्या होगा, हमारे चैनल में ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, आपको देखकर ज़्यादा दूसरे लोग भी आएंगे। यूट्यूब में जो स्ट्राइक का हमारा फ्रीजिंग वाला पॉट है वो भी इफेक्ट उसका खत्म हो जाएगा, और हम फिर तेजी से ग्रो करेंगे। और फिर हम ज़्यादा लोगों को एक साथ पढ़ाएंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए, यही आपसे उम्मीद है और यही आपसे प्रार्थना है। अब आप प्रार्थना को स्वीकार करो, अर्जी को स्वीकार करो, मानो या ना मानो, ठीक है। आप दाता हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा बस रिक्वेस्ट करने का था, मैंने आपका कर लिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा। तो आज की हम क्लास यहाँ एंड करें। तो आज हम लोग मैराथन क्लास में मिलने वाले हैं, आपको जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। मैराथन क्लास सब लोग ज्वाइन करना, उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 360 एंगल से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो।